अस्सलाम वालेकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में आपको कहती हूँ खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा इजाज़ और इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करें कि जहाँ जहाँ प्रोग्राम देखा जा रहा है आप तमाम लोग खुश खुरम हैं और खैर व आफ़ियत से हैं और अपने दिन का, अपनी सुबह का खूबसूरत सा आगाज़ कर चुके हैं। तो जनाब, आज के न्यू पाकिस्तान में कौन से सेगमेंट्स होने वाले हैं, उस हवाले से मैं आपको थोड़ी सी हाईलाइट्स और टॉप स्टोरीज शेयर करती चलूँ। एक तो जो सियासी महाज आराई चल रही है गवर्नरशिप के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन में, इस पर डिटेल में डिबेट करेंगे। साथ ही साथ लाहौर के शहरी ने एक मुहिम शुरू की है। ये कौन सी मुहिम है, इसके हवाले से डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और जनाब, हिंदुस्तान से आपको बताएंगे कि जहां पर मुस्लिम अक़लियतों के लिए एक मरतबा फिर से रास्ते तंग होने लगे हैं और मोदी सरकार एज यूजुअल जो गजब ढाती है वहां पर मुसलमान अक़लियतों पर, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। ये भी आपको बताएं जनाब जी, जो बड़ी खबर थी पाकिस्तानी सिनेमा के लिए कि बहुत सारी मूवीज रिलीज हो रही थी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कोविड के बाद और उसके बाद, लेकिन क्यों पाकिस्तानी सिनेमा ज़बूहाली का शिकार है, इस पर भी डिबेट होगी। और साथ ही साथ एक नौजवान गुलकार भी हमारे साथ न्यू पाकिस्तान में आज शिरकत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, और वो जनाब ये है कि पंजाब और हुकूमत, पंजाब में जो हुकूमत है और अपोजिशन है वो गवर्नरशिप के मामले में आइनी जंग एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। और कल आपको पता है कि एक हैपनिंग हुई थी जब वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब को हटाने का जो एक समरी अरसाल की थी सदर मुमलिकत को, अब इसके ऊपर क्या होने जा रहा है ये हम बात करेंगे। ये भी आपको बताएं, दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कायम मकाम गवर्नर के लिए बनने से इनकार कर दिया है। अगला नाम कौन सा होगा ये भी देखेंगे। दूसरी जानिब सरफराज चीमा साहब ने भी गवर्नरशिप से जो ये बरतरफी का मामला है इसको मानने से इनकार कर दिया है। पूरे मामले पर तज्जिया लेंगे, बात करेंगे। हमारे साथ जनाब मौजूद हैं तरकाज़मी साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया न्यू पाकिस्तान को। कल तक की सूरत हाल ये थी कि वजीर आजम का जो हुक्म जारी हुआ था, समरी अरसाल कर दी गई थी सदर पाकिस्तान को, मगर अब ये हुक्म मानने से इनकार किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, इस पे मसला ये है कि सदर पाकिस्तान ने पहले ही जो वज़ीर आज़म साहब ने एडवाइस भेजी थी उस एडवाइस को मुस्तरद कर दिया था। उसके बाद आधी रात को कोई नोटिफिकेशन वगैरह जारी किया गया गुज़िश्ता रोज़, तो ऑब्वियसली एक तरह से आइनी बहरान है। ये उसी आइनी बहरान का हिस्सा है जो हमें नज़र आ रहा है गुज़िश्ता चंद हफ्तों से पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। और ये भी उसमें ऑब्वियसली आपको ने देखा कि जिस तरीके से वज़ीर आला का इंतखाब हुआ पंजाब असेंबली के अंदर, उसके ऊपर भी बड़े संगीन सवालात हैं। जो पहले वज़ीर आला का इस्तीफ़ा है उसके हवाले से भी मसाइल हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं है। और फिर हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान की तारीख में, शायद दुनिया की भी तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हो कि एक वफाकी असेंबली का, पार्लियामेंट का स्पीकर वफाक से गया और उसने जाके हलफ दिया एक सूबे के वजीर आला का। तो हालिया दिनों में हमें बहुत सारी ऐसी चीजें नजर आई हैं जिनसे लगता है कि हमारा जो आइनी बहरान है मुल्क के अंदर वो दिन ब दिन शदीद होता जा रहा है। अतर साहब, अगर हम अब देखें आइन का मुताला करते हैं तो वहाँ पर वजीर आजम और सदर साहब के जो इख्तियारात हैं वो वाज़े तौर पर दर्ज हैं। सदर हमारे यहाँ एक नुमाइशी ओहदा समझा जाता है। तो मुझे ये जानना है कि सदर पाकिस्तान जो है वो इस एडवाइस पर अमल दरामद करने के पाबंद नहीं है? फिर देखें, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो अदालत तशरीह करेगी, जो आइनी माहिरीन है वो इस हवाले से बात कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त सिचुएशन हमारे मुल्क के अंदर ये है कि आज आपके मुल्क का वज़ीर आज़म एक अदालत से सजा याफ्ता मुजरिम और अदालती मफरूर से बातचीत करने के लिए, मशवरा करने के लिए लंदन जा रहा है। तो क्या आइन इसकी इजाजत देता है कि मुल्क का वज़ीर आज़म एक अदालती मफरूर से दूसरे मुल्क में जाके मिले और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हम हुकूमत चलाने के लिए उनसे मशवरा करने जा रहे हैं, उनसे गाइडेंस लेने जा रहे हैं? क्या आइन इसकी इजाजत देता है? तो हमारे मुल्क में तो आपको पता है कि इस वक्त गंगा ही उल्टी बह रही है। लेकिन वो भी तो मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म फिर रह चुके हैं और ये सियासी हिकमत अमली होती है, पेचीदगियां होती हैं। लेकिन जहां पर मामलात आइन की आ जाए वहां पर तो ज्यादा बात संजीदा हो जाती है। जी जी बिल्कुल। क्या मियां नवाज शरीफ साहब को यूगोस्लाविया के आइन के तहत अदालत ने सजा दी थी या किसी और मुल्क के आइन के तहत उनको अदालती मफरूर करार दिया था?
एक मुल्क का वजीर आजम एक अदालती मफरूर से मिल रहा है, ये एक बड़ी चीज है। लेकिन जहां तक गवर्नर साहब का मसला है, अब यकीनन मुझे लगता है कि इसमें पेचीदगी हो सकती है। जिस तरह आपने भी वजह तौर पे कहा कि सदर के इख्तियारात भी आइन के अंदर दर्ज हैं, वजीर आजम के इख्तियारात भी आइन के अंदर दर्ज हैं, तो अब मामला मुझे अदालत की तरफ जाता हुआ लगता है। अदालत को इसकी तशरीह करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा। जिस तरह हमने देखा कि हमजा शहबाज के हलफ के सिलसिले में अदालत ने फौरी इंसाफ फराहम किया, और मरियम बीबी के वो पासपोर्ट के सिलसिले में भी एक के बाद एक बेंच टूटा। तो मुझे लगता है यहाँ से भी किसी न किसी तरीके से अदालत से इंसाफ लिया जाएगा। अच्छा अतर साहब, यहाँ पर तहरीक इंसाफ भी हमजा शहबाज को इस वक्त वज़ीर आला मानने को तैयार नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि ये मजीद पेचीदगी पैदा होगी, मजीद मसाइल खड़े होंगे, ये मामला भी अदालत की तरफ जाएगा, क्या होगा? देखिए, ये मामला ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के अंदर भी गया हुआ है। कल भी जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं फैसल चौधरी साहब, उन्होंने वहां पे ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये मसला तो 26 मिनट के अंदर आप हल कर सकते हैं, इसलिए कि 26 ऐसे MP हैं जिन्होंने वोट डाले हैं अपनी पार्टी के खिलाफ, तो उनको आप नाअहल करार दें। अब वो अगर सारे नाअहल हो जाते हैं तो हमजा शहबाज की तो अक्सरियत ही खत्म हो जाएगी पंजाब असेंबली के अंदर। तो यही वजह है कि तहरीक इंसाफ उनको वज़ीर आला मानने से इनकार करती है, और यही वजह है कि गवर्नर पंजाब ने भी उनका हलफ लेने से इनकार किया। तो अब जो इदारे हैं जो इतना स्विफ्टली अपने फैसले करते रहे, मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को ये जो मुनारिफ अराकीन है इनके हवाले से भी कोई फैसला फौरन करना चाहिए, ताकि हम इस इस आईनी बहरान से निकलें। अच्छा, अब मुझे बताइएगा अतर साहब, अब जो परवेज इलाही साहब हैं, उन्होंने भी गवर्नरशिप का जो ये मामला है, उन्होंने भी कहा है कि गवर्नर बनने से उन्होंने इनकार कर दी है। तो आपको क्या लगता है, मजीद आईनी बहरान होगा, मामला किस तरफ जाएगा, नया नाम सामने आएगा, क्या सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो इस वक्त हो रहा है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान मजाक बना हुआ है। हमने पंजाब असेंबली के अंदर देखा कि पुलिस को बुला के जिस तरीके से वहाँ पे वज़ीर आला को मुंतखब किया गया, वो सब ने देखा। हमने आज तक नहीं देखा कि किसी भी असेंबली के अंदर इस तरह पुलिस आई हो, उसकी अरकान पार्लियामेंट के साथ इस तरह हाथापाई हुई हो। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है। हमारी तो यही ख्वाहिश है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ गामजन हो, जमहूरी रवायात जो हैं वो मुस्तहकम हो। लेकिन जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि ये चीज़ें जिस तरफ बढ़ रही हैं, लगता ऐसा ही है कि हम आईनी बहरान की तरफ जा रहे हैं, और ये चीजें ज्यादा देर फिर सस्टेन नहीं कर सकेगा। सिस्टम की भी एक कैपेसिटी होती है, कुछ देर तक तो वो इस चीजों को बर्दाश्त करेगा, लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो फिर जो सियासी जो महाजर आई है, या जो सियासी मामलात है, उनको आईनी बहरान में तो तब्दील नहीं होना चाहिए ना, ये तो मुल्क का नुकसान है। देखिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसलिए कि एंड ऑफ द डे अगर कोई भी नुकसान होगा तो वो पाकिस्तान का नुकसान है। हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन आईनी बहरान पैदा किसने किया? वो कौन लोग थे जिन्होंने लोगों को खरीद के या लोगों को अपने साथ मिला के हुकूमत को गिराने की कोशिश की? सिंध हाउस के अंदर जो कुछ होता रहा, लाहौर के एक होटल के अंदर जो कुछ होता रहा, कि दूसरी जमात के लोगों को आप लोगों ने साथ बैठाया हुआ था, फिर जिनके ऊपर आप इल्जामात लगाते रहे, उनको ATMs कहते रहे, उनको शुगर चोर कहते रहे, उनको शुगर माफिया कहते रहे, उन सब को साथ मिला के आपने हुकूमत गिरा दी। जिस तरीके से गिराई वो यकीनन आईनी तरीका नहीं था। जब आप गैर आईनी तरीके से हुकूमत को गिराएंगे तो फिर उसके बाद आईनी बहरान तो पैदा होगा। अदर साहब, ये तो आपको नहीं लगता है कि ये एक रीत है, या ऐसा ही होता जब PTI की भी गवर्नमेंट आई थी तब भी इस तरह से सिचुएशन बनी थी? देखिए, इलेक्शन से पहले हमारे यहाँ प्री इलेक्शन मैनेजमेंट भी होती है, बहुत सारे मसाइल भी होते हैं, इदारों का एस्टेब्लिशमेंट का किरदार भी होता है, इल्जाम भी लगता रहा है। आपको पता है माजी के अंदर पीपल्स पार्टी पैट्रियट बना दी गई, मुस्लिम लीग काफ जब बनी उस दौर के अंदर भी इल्जामात थे। लेकिन अब इस वक्त हुकूमत चल रही थी, इस वक्त लोगों को दूसरी साइड के ऊपर शामिल होना ये थोड़ा सा डिफरेंट है। माजी में हमें याद है छांगा मांगा में भी ऐसा हुआ, लेकिन अब 2018 के इलेक्शन से जो पहले की सूरत हाल थी और हुकूमत के दौरान जो सूरत हाल हुई, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। इसमें आइन बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर आप अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देंगे, मुनहरिफ होंगे, तो आपकी रुकनीयत जो है वो खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, कादर साहब, खत्म होती है पंजाब असेंबली में। ठीक। खान साहब का जो जलसा हुआ कल का, उसमें खान साहब ने शहबाज शरीफ को मीर जाफर कहा। यकीनी तौर पर आपने भी पूरी स्पीच, पूरी तकरीर सुनी होगी, तो आपको क्या लगता है कि खान साहब का नया यू टर्न है कोई? नहीं, मसला ये है कि खान साहब ने तो किसी का नाम नहीं लिया था। पहले नाम तो ले रहे थे मियां साहब। मियां साहब तो खुल के कह रहे थे, और मरियम बीबी ने 3-4 दिन पहले नाम लिया एक फौज के हाजिर सर्विस जनरल का। तो जब खान साहब शहबाज शरीफ को कहा
तो मुझे क्या लगता है या किसी और को क्या लगता है, मेरे ख्याल में हमें तो अब तशरीह की जरूरत नहीं है, उन्होंने खुद ही कह दिया। हमें तो ये नजर आ रहा है कि नाम ले लेके अगर कोई तनकीद कर रहा है तो वो इस वक्त की जो हुकूमत है साहब रवैये की अगर बात करें, ये रवैया, ये रविश ठीक है कि हम इस तरह के नामों से मीर जाफर, मीर सादक हम कहें, ये आपको क्या लगता है दुरुस्त है बात? देखिए, सियासत में हमारी सियासत का ये हिस्सा रहा है, ये कोई आज का है नहीं। अगर आप भुट्टो साहब की तकरीरें सुन लें, 60s के अंदर देख लें, आप 80s में देख लें, 90s में देख लें, हमारी सियासत के अंदर समटाइम जुबानें तल्ख होती हैं। सियासत का हिस्सा है, लेकिन आप नहीं समझते कि सियासी रहनुमाओं पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि अवाम में कम से कम फूट ना डले, ग्रुपिंग ना हो जाए, उस तरह से मामला दूसरी जानिब ना जाए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? जी जी, देखें, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मुल्क के अंदर तफरीक होगी, लोगों के अंदर तफरीक होगी, तो उसका नुकसान मुल्क को होगा। कोई भी आप चाहे इदारों के खिलाफ आप बात करें या आप किसी और इस पैराए में बात करें कि जहाँ पे मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जाए, जैसे इस हुकूमत ने अभी किया कि खान साहब और उनके इत्तेहादियों के साथियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा दिए, तो मेरे ख्याल में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। और मैं इससे एग्री करता हूँ कि ज्यादा तल्ख जुबान सियासत में पाकिस्तान के लिए फायदेमंद नहीं। ठीक, काज़मी साहब हमारे साथ बुशरा अंजुम साहिबा भी मौजूद है, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। बुशरा साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, कमेंट लेना चाहूंगी, गवर्नरशिप के मामले पर क्या लेटेस्ट हैपनिंग है, और जिस तरह से ओहदे से हटने से इनकार किया जा रहा है, आप क्या इस पर आप कहेंगी, जो रवैया खासकर है गवर्नर साहब का उस पर? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू नबिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और इससे पहले कि मैं ये बात को, जो पिछला एक कॉन्वर्सेशन चल रही थी, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहती हूँ, इफ यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। जी जी, श्योर। हेट स्पीच के हवाले से जो बात हो रही है, जी बिल्कुल बताएं। बिल्कुल, मेरा ये, क्योंकि मैं आई वाज अ टीचर बिफोर आई जॉइंड पॉलिटिक्स, मेरा ताल्लुक यूथ के साथ है। 60% ऑफ आवर नेशन कंप्राइजेस ऑफ यूथ। ये इजी लेने वाली बात नहीं है। हमारी आज जो नई जनरेशन है वो उस मोड़ पे आ गई है, चाहे वो जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कि वो इतनी एग्रेशन उनके अंदर आ गई है। और एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ऐसा है, आपको पता है कि डिजिटलाइजेशन ने सब चीजों को इतना ज्यादा इक्विप कर दिया है कि अब हम उस मोड़ पे पहुंच गए कि हमने उनको चार्ज अप तो कर दिया है, लेकिन अब आगे क्या होगा उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। एंड दैट इज अ वेरी स्केरी थॉट। हमारा जो यूथ है वो जिस डगर पे चल पड़ा है, ये हम सियासतदान चाहे जिस पार्टी के भी हों, हम पहले पाकिस्तानी हैं, फिर हम किसी सियासी जमात के जो है ना। बुशरा साहिबा, ये रवैया किस वजह से, आपको क्या लगता है कि ये किसी खास शख्सियत की वजह से ये हुआ है, ये क्यों ऐसा हुआ है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरह दूसरे गेस्ट स्पीकर बात कर रहे थे कि ये भुट्टो साहब के दौर में भी था, ये सियासत का एक हिस्सा है, क्योंकि आपने सियासी कैंपेन चलानी होती है, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। और हमने ये रियलाइज किया है कि जब से पीटीआई का जो कल्चर है वो एक पुली कल्चर बन गया है। वो कहते हैं इट्स माय वे और द हाईवे। देखिए, सियासत को जो हमने पंजाब असेंबली में इस बार विटनेस किया है, Nabiha, honestly speaking, 8 years in politics, this was my first time to witness whatever happened in Punjab. ठीक, अच्छा, ठीक है। ये तो आपने बिल्कुल सियासी रविश की बात की, रवैये की बात की। इससे पहले अतर साहब हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं, और अगर आपने पूरी कॉन्वर्सेशन सुनी हो तो उन्होंने काफी एतराज उठाया है मियाँ शहबाज शरीफ की जो मुलाकात हो रही है साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ से। वो कह रहे हैं कि वो मुजरिम है और उनसे मुलाकात नहीं बनती जो लंदन में मुलाकात हो रही। इस पर आप बुशरा साहिबा क्या कमेंट करेंगी, क्या कहेंगी? नहीं, मैंने इतराज कोई नहीं उठाया, मैंने सिर्फ ऐसी बात की थी। अच्छा, बात की, इतराज नहीं उठाया, बात की है जी। अगर आपने इतराज भी उठाया तो दैट इज योर राइट। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट। इन पॉलिटिक्स, इन एनीथिंग, एवरीवन हैज अ राइट टू देयर ओपिनियन, लेकिन इख्तलाफ एक हद तक रहना चाहिए। अगर आज आप गवर्नरशिप की बात करें, जो गवर्नर साहब का रवैया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो पंजाब असेंबली में उस दिन हुआ वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वी आर नॉट सेटिंग अ गुड एग्जांपल। और नबीहा, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, हर चीज को कहते हैं ना झाका खुलने वाली बात होती है। हर चीज एक बार, व्हाट आई एम स्केयर्ड ऑफ इज कि ये अब एक रवायत कायम हो गई है। अगर आज कल को कोई भी हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, मूव आएगा, तो उस पे भी इस तरह का रवैया आएगा, बिकॉज ये हो गया हुआ है। यू गेट माई पॉइंट? जब आप बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं तो आप लिमिट्स को एक्सीड कर देते हैं फॉर एनी पार्टी। अगर आज धरना कल्चर पीटीआई ने इंट्रोड्यूस कराया तो कल को वो उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। यू गेट माई पॉइंट? यहाँ पर तो फिर ये भी अक्सर लोग एतराज करते हैं, सहाफी भी हो गए या सियासी रहनुमा भी हो गए, कि खान साहब का जाना भी फिर उस तरह से मुल्की तारीख के लिए या मुल्की सियासत के लिए ठीक नहीं था। जिस तरह से ग्रैंड अलायंस बना और फिर जो सारी सूरत हाल हुई, तो फिर वो कहा ही जाता है कि ये तो फिर एक जी नबीहा,
हर 3.5 साल हमारे लीडर ने, सुभाष साहब ने डे 1 पे असेंबली में बैठ के उनसे क्या कहा, कोरोना के टाइम क्या कहा कि लेट्स सिट टुगेदर एंड सॉल्व द इश्यूज ऑफ द कंट्री. इट वाज इमरान खान egoistic behavior कि वो opposition which was in a huge majority उसको इग्नोर करके असेंबली के फ्लोर को इग्नोर कि मेरे साथ बदतमीजी होती है. ये देखिए इस तरह का रवैया जो है ना, ये इंट्रोड्यूस भी आपने इस एक्सट्रीम पे आपने किया. हर सियासतदान करता है, पॉलिटिकल कैंपेन चलाता है, लेकिन हदों में रह के. नबीहा, ऑनेस्टली हमारे सियासी इख्तलाफात जरूर थे, लेकिन सियासतदान आपस में मिलने जुलने के काबिल थे. लेकिन पीटीआई के बाद अब तो एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं कर रहे. ये अच्छी बात नहीं है. दिस इज लीडिंग टू अ लॉट ऑफ टॉक्सिसिटी, अ लॉट ऑफ हेट्रेड, और ये सब कुछ हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं अपने यूथ में. आज आप ट्विटर उठा के देख लें, लाजत से भरी हुई है और उसका कोई कंट्रोल नहीं है. अगर आज मैं आपको हमेशा से कहती हूँ, इफ यू आर एजुकेटेड, इफ यू हैव अ साउंड माइंड, आपको थोड़ा सा रियलाइज करना है. आपको अभी अंदाजा ही नहीं है कि कितने खानदानों में लड़ाइयाँ हो गई, सही कितनी, बिकॉज ऑफ ऑल दिस मूवमेंट. मैं कहती हूँ कि सियासत है, उसको सियासत एक साइड पे रख के रैशनली लॉजिकली देखे ना, इमोशनल होके, और ये इसका कोई एंड नहीं है. बिल्कुल आप समझ रही हैं. बिल्कुल आप तरीके से पेशेंस के साथ अपना इख्तिलाफ राय रख सकते हैं और दूसरे को कन्विंस भी कर सकते हैं लॉजिकली. मुशर्रफ साहिबा, मैं इसी पर काज़मी साहब का भी राय लेना चाहूंगी. काज़मी साहब, ये तो नहीं पता कि कौन किसके खिलाफ साजिश कर रहा है, लेकिन फूट जो है वो यकीनी तौर पर आवाम में पड़ चुकी है. आप समझ चुके हैं मेरा इशारा किस तरफ है, क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक अभी दूसरी जो गेस्ट हैं उन्होंने भी फरमाया कि सियासत के अंदर तलखियां आ गई हैं. देखिए, मैं अगेन ये कहूंगा कि अगर मैं 90s की अभी मियाँ साहब की तकारीर का यहाँ पे जिक्र करूं, अंग्रेजों के किसी जानवर का वो नाम लेते थे कि ये नहलाने वाले लोग कहाँ से आ गए. उसके अलावा बीबी के लिए जो पार्लियामेंट के अंदर जुबान इस्तेमाल होती थी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के लिए, उसके साथ साथ जिस किस्म की उनकी तस्वीर छापी गई, तो ये हमारी सियासत की एक तारीख है. मेरे ख्याल में एकदम से सारा ओनस यूथ पे डाल देना वो मुनासिब नहीं होगा, इसलिए कि यूथ को ये चीजें विरसे में मिली हैं. हमने इसी असेंबली के अंदर देखा था ना कि जब सदर लगारी साहब तकरीर कर रहे थे तो जाके उनके ऊपर चादरें फेंकी गई. गुलाम इसाक आते थे तो गो बाबा गो के नारे लगते थे. तो वो पूरी हमने इन्हीं असेंबलियों के अंदर सब कुछ देखा. तो ये एक तसलसल से चीजें चलती हैं. बिल्कुल आप अतर साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि तारीख है, लेकिन देखिए क्या इस तारीख को इसी तरीके से जारी रखना, क्या ये दुरुस्त अमल है? फिर नहीं, ऑब्वियसली मैंने तो पहले ही कह चुका हूं कि सियासत के अंदर इतनी तलखियां नहीं होनी चाहिए कि जहां पे आपका बातचीत का अमल ही खत्म हो जाए. कोई भी हुकूमत में हो, पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, ये सारी हमारी मुल्की जमातें, और हर जमात के अंदर वाइज लोग हैं, हर जमात के अंदर सेन वॉइसेस हैं जो चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं. लेकिन मसला ये है कि जिस तरीके से हमने देखा कि 3 साल से इदारों को टारगेट किया गया, नून लीग की क़यादत जो है वो नाम ले लेके फौजी जर्नैलों को टारगेट करती रही. इमरान खान के मीर जाफर, मीर सादिक को आप जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने नाम से जो आपने बाकायदा पॉइंटेड उनके ऊपर तनकीद की, नहीं जो पॉइंटेड तनकीद की, आप वो तो मान लेना. पहले अभी मरियम बीबी ने कुछ दिन पहले फतह जंग के अंदर क्या कहा. तो मेरे ख्याल में हमें सेलेक्टिव आउटरीच के बजाय ओवरऑल जो सिचुएशन है उसका इदराक होना चाहिए. और बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि रवैयों के अंदर थोड़ी सी हमें तब्दीली लानी चाहिए. बात तो यहाँ पर ये है कि बड़ी क्लैरिटी है कि कोई भी अगर पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी रहनुमा हो, कोई भी लीडर हो, उसको हरगिज़ कतई तौर पर ये राइट नहीं पहुंचता कि वो किसी भी इदारे के बारे में जो है वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाए. बुशरा साहिबा, अब क्या हिकमत अमली है हुकूमत की, गवर्नमेंट की? क्या जो गवर्नरशिप का मामला है वो भी प्रोलॉन्ग हो रहा है? दूसरी जानिब हमजा शहबाज शरीफ को भी एज अ चीफ मिनिस्टर एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है, तो कोई स्ट्रैटेजी यकीनी तौर पर होगी? देखिए नबिया, अगेन बिफोर गोइंग टू दिस क्वेश्चन, आई विल कम टू दिस क्वेश्चन. मैं फिर से एक बात कहना चाहती हूँ. टोटली एग्री विद द गेस्ट स्पीकर एंड मैंने, अगर आपने रियलाइज किया कि मैंने कहा है कि हम किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन होने से पहले वी आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. तो मैंने जिस रवैये के ऊपर बात की है वो सबके ऊपर बात की है. और यस, एक्सट्रीमिज्म अगर हमने देखा है तो वो पीटीआई के दौर में उस चीज को बहुत आगे लेके चले. अगर सोशल मीडिया ट्रेंड्स की बात कर ले, सोशल मीडिया ट्रोलिंग की बात कर ले, खैर हैविंग सेड दैट, वही कहते हैं ना, हर किसी का ओपिनियन है और आपको रिस्पेक्ट करना है.
मूविंग फॉरवर्ड, नबीहा, ये सबके सामने इकोनॉमी का हाल था. दिस वाज अ ह्यूज सैक्रिफाइस ऑन आवर पार्ट. ठीक है, सबको पता था कि नून लीग के लिए या बाकी जमातों के लिए अभी आसान नहीं है टू टेक ओवर, लेकिन किसी किस्म की गवर्नेंस नहीं दिख रही थी. अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान को और 1.5 साल, अगर हम इनको पूरे 5 साल दे देते ना नबीहा, तो ये इनके लिए अपना सुसाइड अटेम्प्ट था, बट एट द कॉस्ट ऑफ द कंट्री. ठीक है ना. अब अगर आज हम शहबाज साहब आए हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने डिलीवर करके दिखाया, हमने पंजाब में हर सूबे में उस चीज को दिखाया कि वी कैन डिलीवर, और हमारा भी यही नजरिया था, हालांकि एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन अनपॉपुलैरिटी, बिकॉज जितना कुछ इकोनॉमी का जो हाल हो चुका हुआ है वो एनीबडी कुड सी कि ये इट विल बी अ टफ राइड. उसके ऊपर अगर पीटीआई करंट सिचुएशन इकोनॉमी को देख ले, उसके ऊपर अगर ये लोग इतना ज्यादा इसको जो है ना मुश्किलात और पैदा कर रहे हैं मजीद, तो आई थिंक दैट इज अ वेरी सेल्फिश अप्रोच. आज पंजाब में कितना डिले किया गया द होल ओथ टेकिंग प्रोसेस, उसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. और अभी भी जो है गवर्नर साहब जिस तरह का चाइल्डिश बिहेवियर अगर आप कह लें कि जी ये तो इस्तीफा ही नहीं आया, इस्तीफा, और जब इस्तीफा लिखा गया तो उसको भी उन्होंने बिल्कुल अफवाहों तफहीम से या आइन के मुताबिक फैसले, चूंकि आइन में सारी बातें दर्ज हैं किसका कितना राइट है, तो ये हो सकती है ताकि मुल्की जो मामलात हैं उसमें इंतशार ना हो, इंटरनेशनल मीडिया पे किसी किस्म का कोई पाकिस्तान का बैड इमेज ना जाए. बहुत शुक्रिया बुशरा साहिबा आपका, तरकाज़मी साहब आपका, कि आपने वक्त निकाला न्यू पाकिस्तान के लिए. और इसके साथ ही जनाब हम बढ़ेंगे एक छोटे से वक्फे के जानिब, और जब वक्फे से वापस आएंगे तो कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे. स्टे विद अस. वेलकम बैक वंस अगेन. न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं. और अब कुछ बात करते हैं हमसाया मुल्क की, जहां पर जो मोदी की हुकूमत है वो अपने होचे हथकंडे आजमाने से एक मरतबा फिर से बाज नहीं आ रहे हैं. स्पेशली जब भी बात होती है मुसलमान अक़लियत जो कि भारत में मौजूद है, उनके हुकूक जिस तरह से स्नब किए जाते हैं, ये पूरी दुनिया से बात ढकी छुपी नहीं है. कभी कुर्बानी के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, और अब बताया जा रहा है कि 900 से ज़ायद मसाजिद में अजान की आवाज़ों को धीमा रखने का कहा गया है. मुसलमानों के हुकूक तो डेफिनेटली भारत जैसे मुल्क में तो महफूज नहीं है. इसी के ऊपर बात करेंगे. हामिद अल मशरिकी हमारे साथ मौजूद है. हम सब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया. भारत जो अपने आप को सेकुलर मुल्क होने का दावा करता है, एक मरतबा फिर से उसने अपनी असलियत दुनिया को दिखा दी है. मुसलमानों के जो पाबंदियां उन पर मुसलसल लगाई जा रही है और उनके हुकूक जो स्नब किए जा रहे हैं. जी बिल्कुल ऐसे ही है नबीहा. देखें, ये जो फाशिस्ट गवर्नमेंट है मोदी की, ये कोई कसर नहीं उठा रही मुस्लिम दुश्मन इक़दामात करने पर, बल्कि मैं आपको ये बताता चलूं कि इस आरएसएस की जो तंजीम है, इसने 800 से ज़ायद मसाजिद पूरे इंडिया में उन पर निशानदेही की है कि जी इनको हमने मंदिरों में तब्दील कर देना है, क्योंकि कहीं हमें शक है कि ये पहले मंदिर थे. वही बाबरी मस्जिद वाली कहानी ये पूरे इंडिया में दोहराना चाह रहे हैं. बॉम्बे के अंदर इन्होंने जो बाल ठाकरे हैं, उन्होंने एहतजाज के जरिए ये कहा है कि जी ये तमाम मसाजिद अपने स्पीकर की आवाज कम करेंगी, नहीं तो हम हनुमान चालीसा इसके आगे हर अजान के वक्त बजाया करेंगे. मतलब मजहबी आजादी की बदतरीन खिलाफ वर्जी अगर दुनिया में कहीं हो रही है तो वो इंडिया है. और ये मैं आपको बताऊं कि मैं बार बार कहता हूं कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 1993 का, जिसके मुताबिक मुसलमानों को पूरी आजादी है अपना त्यौहार मनाने की, अपनी नमाज, अजान, अपने लिबास, अपने रहन सहन की, कुर्बानी करने की, हिजाब की, दाढ़ी रखने की. मतलब ये तमाम कवानीन जो आजादियां जो इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दी, आइन के इंडिया ने के आइन ने दी, ये सब चीजों को अब जो मौजूदा मोदी हुकूमत है ये तहस नहस कर रही है, मुसलमानों का इस्तेहसाल कर रही है और पूरी दुनिया खामोश बैठी है. बदकिस्मती तो इस बात की है, मुसलमान ममालिक भी खामोश हैं और पूरी दुनिया सिर्फ अकेला पाकिस्तान बात करता है, पाकिस्तान दुनिया के प्लेटफॉर्म पे बात करता है.
जरूरत इस अमर की है कि बाकी दुनिया के मुमालिक भी पाकिस्तान के साथ मिले और इस मसले के ऊपर ना सिर्फ भारत पर एहतजाज किया जाए बल्कि भारत पर पाबंदियां लगवाई जाएं। हामिद साहब, अगर हम सिर्फ आलमी दुनिया तो बिल्कुल इस पर खामोश तमाशाई बनी हुई है, ये कहना गलत नहीं होगा। मुस्लिम ममालिक इकट्ठा हो सकते हैं, वो अपना अगर आपस में एक साथ हो जाए, OIC अगर एक्टिव हो जाए, फाल हो जाए, तो मामला बहुत तब्दील हो सकते हैं। क्यों हम ऐसा करने में अब तक नाकाम है? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं कि मतलब OIC इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, अक़वाम मुत्तहिदा के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तंजीम और इतनी गैर फाल है, खुसूसन कश्मीर के मामले पर, कि बंदा हैरान होता है। इसके अंदर सबसे बड़ी वजह यह है कि जो बहुत सारे अरब ममालिक हैं, आपने देखा उनके अपने जाती मुफादात जो जुड़े हुए हैं, बदकिस्मती से वो उनको तरजीह दे देते हैं, चाहे वो कश्मीर का मसला हो या मुसलमान अकलियत का मसला हो। और ये कोई ऐसी अकलियत नहीं है, माइनॉरिटी का लफ्ज तो आता है, ये 25-26 करोड़ लोगों की बात है। ये 20% से ऊपर, हर चौथा शहरी जो है इंडिया का वो मुसलमान है। इतनी बड़ी अकलियत की बात है। और देखें कि मुसलमान ममालिक अगर इसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये क़यामत के दिन भी अल्लाह के यहाँ भी मुजरिम ठहराए जाएंगे और दुनिया में भी इनको ज्यादा खिफ़त और परेशानी उठानी पड़ेगी। इसलिए वक्त आ गया है कि मुसलमान लीडरशिप इकट्ठी हो। कुछ बड़े ममालिक जैसे तुर्की, सऊदी अरेबिया, ईरान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ये बड़े मुसलमान ममालिक मिलकर जो है वो भारत पर भी दबाव डालें और दुनिया की इंसानी हकूक की तंजीमों पर भी दबाव। अब भारत के खिलाफ पाबंदियों की बात करें, मोदी सरकार को, पाकिस्तान को FATF में रखा गया नाजायज तरीके से। मोदी सरकार तो आइडियल केस है FATF में भी रखने का, आलमी अदालत इंसाफ से जवाबदेही करवाने का। और जो आलमी जराइम की अदालत है कश्मीर के मामले पर, वहां पर जराइम भी हो रहे हैं। तो पाकिस्तान के साथ साथ बाकी मुस्लिम ममालिक को हर सूरत मिलना पड़ेगा। बल्कि पाकिस्तान की कामयाबी है कि उसने कई बार चाइना और तुर्की और दूसरे ममालिक से भी हमायत ली है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि OIC का प्लेटफॉर्म प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया के खिलाफ काम करे। हामिद साहब, जो अक़लियत को जो हुकूक, जो राइट्स हासिल होते हैं किसी भी मुल्क में रहते हुए, भारत में रियासत वो भी हुकूक उनको नहीं दे रही जो आम शहरी का हक है, जो कि रियासत पर फर्ज बनता है। तो ये किस तरह की ये पॉलिसी है नरेंद्र मोदी की? देखें, बात ये है नबिया कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारत का वो जो नाम नेहाद सेक्युलर तशख्खुस था उसको तबाह कर चुके हैं। मैं बार बार कहता हूं कि इंडिया अब कोई सेक्युलर मुल्क नहीं रहा, बल्कि ये हिंदू बुनियाद परस्त मुल्क बन गया है। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं कि अगले साल जब 2024 में इन्होंने इलेक्शन में जाना है 23 के एंड में, तो जो RSS है वो ये कह रही है कि हमने आइन यानी संविधान बदलने के मुतालबे के ऊपर जाना है कि अब इस आइन को भी बुनियादी तौर पर सेकुलर से हटाकर हिंदू रियासत का आइन बनाया जाएगा। यानी अब ये भी जो इन्होंने जो निकाब ओढ़ा हुआ था नाम नेहाद सेकुलर का, वो भी उतारने को। और जो आप हिस्टोरिकली आप देखें ना तो अकाली दल, रंगदास, राष्ट्रीय संगत और ये शिवसेना, ये इतनी सारी जो हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें थी, ये सब सिर्फ वाहिद एजेंडे पर हैं कि मुसलमानों को वहां तकलीफ दी जाए, मुसलमानों को दीवार से लगाया जाए, मुसलमानों का खात्मा किया जाए। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा दहशतगर्द तंजीमें इतनी खुलेआम किसी अगर कम्युनिटी को टारगेट बनाती हैं तो वो इंडिया में हो रहा है और बाकी दुनिया खामोश है। यानी ये एक हैरानकुन सूरत हाल है कि सियासी तंजीमें दहशतगर्द विंग बनाकर खुलेआम दंदनाती फिरती हैं। अब हमें साहब, जैसा कि हम बार बार जिक्र करें कि नरेंद्र मोदी और ये जो इनकी हुकूमत है, इनकी जो ये पॉलिसी है, वो ये तो बात पूरी दुनिया को देखे पता है, चाहे खामोश तमाशाई बने हुए, कि इनका जो फोकस है वो एजेंडा जो है मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन इसका अब मकसद क्या है, अब पसे मंजर क्या है? नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है ये एक्चुअली चाहते क्या है? मुसलमानों को पसमानदा करने के पीछे ये जो कोशिश की जा रही है, क्या गोल्स अचीव करना चाहते हैं? देखिए नबीहा, इसके दो बड़े बुनियादी मकासद वाज़ेह तौर पर नजर आते हैं। एक तो ये कि वो हिंदू का तासुब है जो सदियों से मुसलमानों के खिलाफ चलता आ रहा है
और क़याम पाकिस्तान और क़याम भारत के बाद से इन्होंने मुसलमानों के वजूद को तस्लीम ही नहीं किया। जब आप घर के किसी फर्द को तस्लीम ही नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद आप ना उसके साथ रहना चाहेंगे, ना उसको आप कंफर्टेबल करेंगे, बल्कि आप उसको तकलीफ पहुंचाएंगे। और दूसरी वजह मैं बार बार कहता हूं कि वो चाणक्य आइडियोलॉजी है, जो वो सैकड़ों साल पुरानी उनकी जो फिलॉसफी है वो है, जिसके मुताबिक इस हिंदुस्तान के अंदर हिंदू के अलावा किसी को भी रहने की इजाजत नहीं, और चाहे उनको कत्ल गारत करके खत्म करना पड़े, चाहे उनको जबरदस्ती धक्के देकर निकालना पड़े, उनको निकाल कर एक महाभारत का जो कॉन्सेप्ट है, ये सारी तंजीमें उसके पीछे पड़ी हुई हैं। जबकि आज 21वीं सदी के अंदर इस तरह की सोच जो है वो इंतहाई खतरनाक है। जबकि भारत जैसे मुल्क के पास एटमी ताकत है, पाकिस्तान एटमी ताकत है। अगर कल को हमारे खिलाफ हमारी आपस में कोई जंग लड़ती है तो वो खुदा खास्ता क्या रूप इख्तियार कर जाएगी। दुनिया को ये देखना पड़ेगा कि कोई कौम नफरत की बिना पर इस हद तक आगे क्या इस खित्ते के अमन और इस खित्ते की सलामती के लिए जरूरी नहीं है कि मामला जो है मसालत से तय पाए जाए? लेकिन खैर मोदी की हुकूमत से ये एक्सपेक्ट करना भी मेरे ख्याल से जो है वो ये हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। बात जहां पर इतने एक्सट्रीमिज्म जहां पर परवान चढ़ रहा हो और एक्सट्रीमिस्ट लोग जहां पर मोदी सरकार के आसपास पाए जा रहे हो, अजीत डोवल और आदित्य योगीनाथ जैसे लोग। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको बताऊं, ये जो मोदी और इसके जो पैरोकार हैं, ये किसी तरह भी मतलब तशद्दुद पसंदी और इंतहा पसंदी से हटने को तैयार ही नहीं है, और इसकी वजह से इन्होंने पूरी कौम की सोच बदल दी है। यानी बदकिस्मती से अभी जो 5 रियासतों में इंतखाबात हुए, उनमें 3 रियासतें ऐसी थी जो कभी भी बीजेपी के ज़ेरे असर नहीं आई, लेकिन चूंकि 6-7 साल से आपने जहर उगल उगल कर हिंदुत्व का प्रचार कर आज आपने उन रियासतों में भी इंतहा पसंद नजरियात को जिता दिया है। तो इससे कौमों की मेंटालिटी बदल जाती है। जितना डैमेज मोदी ने भारत की माशरत पर कर दिया है, वो आइंदा 30 साल में भी ठीक होता नजर नहीं आएगा, जब तक उनको कोई सही सेंसेबल लीडरशिप नहीं मिलेगी। और ये बड़ी बदकिस्मती है जब लीडर की तरफ से कौम को मिसगाइड कर दिया जाए, जब लीडर की तरफ से कौम को इंतहा पसंदी की तरफ ले जाया जाए। और मोदी ने किया है। अब चंद पढ़ी लिखी आवाजों के अलावा भारत के अंदर कोई भी ऐसा नहीं जो पाकिस्तान या मुसलमानों से बेहतर ताल्लुकात की भी बात करे। हर एक दुश्मनी की बात करता है, हर एक जंग की बात करता है। वाकई आपने सही कहा, ऐसे माहौल में मोदी से या आदित्यनाथ योगी, अजीत डोवल या अमित शाह क्या बात हो सकती है। लेकिन मैं कहूंगा कि इसका वाहिद हल ये है कि इन पर बैनुल अक़वामी दबाव डाला जाए, इन पर सफारती दबाव डाला जाए, इन पर मुआशी दबाव डाला जाए। ठीक, थैंक यू सो मच हामिद साहब, आपने वक्त निकाला नियो पाकिस्तान के लिए। और भारत में जो मुसलमानों के खिलाफ जो उन पर जो जुल्म और सितम किया जा रहा है, इसको आखिर रुकना होगा। और जो मुसलमान ममालिक हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं और आलमी दुनिया है, उसको अब इस पर कुछ ना कुछ हिकमत अमली या एक्शन लेना होगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और अब ज़रा लाहौर शहर की बात कर लेते हैं और ख़ासकर ड्रेनेज सिस्टम की बात कर लेते हैं। किसी भी शहर की खूबसूरती में वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसका बड़ा ही अमल दखल होता है। मैं बात कर रही हूँ लाहौर शहर की, जो कि मीलों पर फैला हुआ है। और शहरी यकीनी तौर पर शायद इतने बाशऊर नहीं है, या इतनी तरबियत नहीं है, या इतनी तालीम नहीं है कि वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो लिफाफे और वो जो कचरा है वो आपके ड्रेन सिस्टम तक ना पहुँच सके। हुकूमत इस हवाले से क्या काम कर रही है, क्या इक़दामात उठा रही है, क्या जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं वो काफ़ी हैं, बर वक्त किए जा रहे हैं या नहीं? नाले बंद होने का तो नहीं कहीं इंतज़ार किया जा रहा, और इसके बाद क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ जनाब मौजूद है फ़खर हयात वट्टू साहब, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन मोबिलाइजेशन वासा। बहुत शुक्रिया वट्टू साहब, आपने वक्त निकाला नियो पाकिस्तान के लिए। आपसे जानना ये चाहूँगी कि शहर में सबसे पहले जो ड्रेनेज सिस्टम की जो सूरत हाल है, जो कचरा और लफाफे जगह जगह मौजूद हैं, किन किन मसाइल का सामना है, थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा, फिर आगे गुफ्तगू करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर में हमारी जितनी वासा की ड्रेन्स हैं वो ज़्यादातर ओपन ड्रेन्स हैं और उनमें हम अपने स्केड्यूल के मुताबिक मानसून सीज़न स्टार्ट होने से पहले डिसिल्टिंग का काम शुरू कर देते हैं, जिसमें हम तमाम जितना भी उसमें डिसिल्टिंग का काम होता है वो मानसून सीज़न से पहले हम उसको कंप्लीट करते हैं। और उसमें ज़्यादातर जो शहरियों से हम गुजारिश करते हैं कि जो भी कचरा है, जो भी उनका वेस्ट है, वो ओपन ड्रेन्स में ना फेंकें ताकि नाले जो है वो अपने फ़्लो के मुताबिक चले और बारिश का जो पानी है वो वक्त पे निकल जाए और किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन हम हर सीज़न शुरू होने से पहले, जैसे आज आपके प्रोग्राम आपने, बल्कि मैं आपका शुक्रिया भी अदा करूँगा इस सिलसिले में कि आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम इस टॉपिक पे किया ताकि हम अपने लाहौर के शहरियों को इस बारे में अवेयरनेस भी दें, उनसे गुजारिश भी करें कि हमारी ड्रेन्स जो होती हैं बेसिकली ये कचरा फेंकने के लिए नहीं होती, ये होती हैं कि जो बारिशी पानी है या सीवरेज का पानी है वो इनमें से जाए और शहर साफ़ सुथरा रहे, कहीं पे पानी खड़ा ना हो और कहीं पे कोई किसी के लिए इशू पैदा ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो शहरी हैं वो कहीं ना कहीं कचरा, कहीं ना कहीं इसमें कोई ऐसी चीज़ें फेंक देते हैं जिसकी वजह से हमारी ड्रेन्स जो है वो हमें डिसिल्टिंग के दौरान भी प्रॉब्लम होती है और मानसून सीज़न जब शुरू होता है बारिशी पानी उन ड्रेन्स में जाना होता है और वो भी उस निकासी आब में दिक्कत का सबब बनती है। तो इस सिलसिले में शहरियों से, लाहौर के शहरियों से यही हम गुजारिश करते हैं। LWMC के साथ भी हमारी मीटिंग हुई, वासा मैनेजमेंट भी, हुकूमत के सतह पे भी, कि आप कचरा और जो भी आपका वेस्ट है वो जो LWMC के पॉइंट हैं, उन्होंने अपने पॉइंट बनाए हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने अपने कंटेनर्स खड़े किए हुए हैं, उनमें डंप करें बजाय इसके कि आप ड्रेन्स में फेंकें और वो ब्लॉकेज हो जाए। फिर कल को जब मानसून सीजन स्टार्ट होगा, हैवी रेन्स आएंगी। हम हमारी ऑडियंस को भी इस हवाले से बताना चाहेंगे कि बाकायदा पूरी मुहिम का आगाज अब किया गया है वासा की जानिब से, LWMC की जानिब से, ताकि जो सीवरेज है वो ड्रेन लाइनों में ना वेस्ट किया जाए। और इस हवाले से अवेयरनेस या शऊर या आगाही फैलाना मैं समझती हूँ कि अवलीन तरजीह है और नियो हमारा चैनल जो है वो भी इस मुहिम में यकीनी तौर पर आपके साथ, और हमारी भी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस हवाले से जो अवेयरनेस है या जो तरबियत है वो आवाम की कर सके, ताकि जब आगे बरसात का मौसम आए या जब बारिशों का मौसम आए तो लाहौर शहर की सड़कों पर या गलियों में जगह जगह पानी मौजूद ना हो और आवाम इस बात की संजीदगी या नोयत का अंदाज़ा लगा सके। अच्छा जी, हमें अब ज़रा मुहिम के बारे में आप बताइएगा। जी, इस बारे में हमने जो कैंपेन स्टार्ट की है LWMC के साथ मिलके अपनी मैनेजमेंट वासा की हमने, और इसमें हम शहरियों से जगह जगह पे पम्फलेट भी डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं, बैनर्स भी लग जाएंगे, फ्लैक्सेस भी, जैसे आपके चैनल ने इनिशिएटिव लिया है आज, इसी तरह बाकी प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया पे भी हम तमाम चैनल्स इस्तेमाल करेंगे इस कैंपेन को इफ़ेक्टिव करने के लिए कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की जाए, लोगों में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट की जाए, ताकि लोगों को ये रियलाइज़ किया जाए कि ड्रेन्स में जो डस्ट अपना वो फेंकते हैं वेस्ट, वो ना फेंका जाए और उसमें जो डिसिल्टिंग के बाद एक प्रॉपर फ्लो है हमारे पानी का, रूटीन का, वही जारी रहे। इसमें मैं गुजारिश यही करूँगा कि जो भी हमारे लाहौर में जहाँ पे भी ड्रेन्स हैं, शहरी ख्याल रखें इस बात का कि वो ड्रेन्स उनकी सहूलत के लिए बनाई गई हैं कि उनका सीवर का पानी और बारिश का पानी निकल सके, और उसमें अगर कोई इस तरह की चीज़ें डाली जाएंगी, फेंकी जाएंगी, तो उससे प्रॉब्लम बनेगा सबके लिए। इसमें अब मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ कि लास्ट ईयर हमारी जब ये डिसिल्टिंग का प्रोसेस चल रहा था तो LOS पे हमारा एक कवर्ड है नाला, तो उससे आगे एक जगह पे एक सोफ़ा निकला डिसिल्टिंग के दौरान। अब किसी ने वो सोफ़ा वो हमारी ओपन ड्रेन में फेंक दिया। तो जब इस तरह की चीज़ें फेंकी जाएंगी, ड्रेन्स ब्लॉक होंगी, तो फिर जब बारिश शुरू हो जाती है, बरसात का सीज़न शुरू हो जाता है, तो फिर ऑटोमेटिकली इश्यूज पैदा होने शुरू हो जाते हैं। डिसिल्टिंग में हम कई चीज़ें, कंबल निकलते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो कि बड़ी हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे शहरी ये चीज़ें अब हमारे जो रूटीन के सीवरेज के सिस्टम है उनमें भी डाल देते हैं। और जब ये सारी चीज़ें सीवरेज के सिस्टम में जो कि पानी के लिए बनाए गए हैं, इन चीज़ों के लिए नहीं बनाए गए, उनकी वो शेप ही नहीं है कि वो इस तरह की चीज़ें कैरी करें। जो इकदाम होते हैं या जो वासा अभी जो मुहिम की आगाही मुहिम का आगाज़ किया, यहाँ पे शहरी जिम्मेदारी जो है वो सबसे ज़्यादा बनती है, क्योंकि हुकूमत तो काम अपना कर ही रही है, लेकिन शहरी का
आम शख्स का बाशऊर होना बहुत ज़रूरी है और मेरे ख्याल से इस हवाले से दूर दराज जगहों पर भी आगाही मुहिम होनी चाहिए ताकि हर शख्स, बच्चा बच्चा इस मुल्क का बाशऊर हो इस हवाले से। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। इसी तरह हम ये चाह रहे हैं कि हम जगह जगह पे लोगों में, मार्केट्स में जाके अवेयरनेस दें। स्कूल्स में हमने बाकायदा इसके सेशन स्टार्ट करने हैं, बच्चों को अवेयरनेस देनी है। ख़वातीन के हवाले से भी हमने उनको ये करना है कि आप किचन के इस्तेमाल के बाद जो भी आपके वेस्ट होते हैं वो हमारे सीवरेज में ना डालें, क्योंकि उससे भी सीवरेज ब्लॉक होता है। इसी तरह आम शहरियों के लिए मार्केट्स में, बल्कि मसाजिद में भी हम अपने जो खतीब हज़रात हैं, बाकी हमारे जो रिलीजियस लोग हैं, उनसे भी ये दरख्वास्त करेंगे कि वो भी जुमे की नमाज में शहरियों को पानी के ज़िया से भी रोकें और ये जो सीवरेज का सिस्टम है, ड्रेन्स हैं, इनमें जो ये वेस्ट फेंकते हैं लोग, इसके बारे में भी लोगों से गुजारिश करें। तो इसके लिए जितने हमारे पास चैनल्स होंगे, टूल्स होंगे, टेक्निक्स होंगी, वो हुकूमती सतह पर, अदारों की सतह पर वो इस्तेमाल की जाएंगी। लेकिन फिर वही बात आपने जो की कि शहरियों की जो जिम्मेदारी है वो शहरियों ने पूरी करनी है। अब आप देखें कि ये लाहौर शहर है, यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि लिटरेसी रेट भी अच्छा है, लोगों में अवेयरनेस भी है, एक अच्छा शहर आप समझ लें कि हम चला रहे हैं। तो इसमें सिर्फ यही है कि थोड़ा सा रियलाइज करने की ज़रूरत है, शहरियों को इस चीज़ें समझने की ज़रूरत है और थोड़ी सी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये हमारी जिम्मेदारी है। ये चीज़ें शहरियों के लिए बनाई गई हैं, रोड्स भी शहरियों के लिए हैं, ड्रेनेज का सिस्टम भी शहरियों के लिए है और ये सारे अदारे भी शहरियों की सर्विसेज के लिए हैं। तो शहरियों को भी और लोगों को भी अदारों का साथ देना चाहिए ताकि ये सारा सिस्टम जो है ये बगैर किसी तरह की प्रॉब्लम के एक अच्छी सर्विस जो है ना वो शहरियों को दे सके। फ़खर हयात पट्टू साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला न्यू पाकिस्तान के लिए और बिल्कुल वेरी वेल सेड आपने जो बात बोली कि ये सब कुछ जो ये इक़दाम उठाए जा रहे हैं, ये जो मुहिम चलाई जा रही है, ये आम शहरी के लिए। और आप ज़रा एक बार सोचें कि जब बरसात का मौसम होता है या बारिशों का मौसम होता है तो परेशान किसको होना पड़ता है? आम शहरी को दफ्तर जाने में, बच्चों के स्कूल जाने में एक आम शख्स, आम शहरी सफ़र करता है। तो आज से ये ठान लें, अपने आप से वादा करें कि ये जिम्मेदारी आप खुद उठाएंगे और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को भी इस हवाले से आप शऊर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क साफ़ सुथरा रहे, साफ़ लगे और किसी भी किस्म के मसाइल से पाक रहे। ब्रेक लेंगे, इट्स अ हेडलाइन ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर कुछ मज़ीद मौजू आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस। Pakistan, Neo Pakistan, Neo Pakistan, Neo Pakistan. सोना लगदा मियां शिबाजे, जिद नगर नगर आवाजे, जिदा खुशहाली आगाजे, सानू मियां उत्ते नाजे, मियां दे नारे वजने भी वजने ने, दोबारा रंग सजने भी सजने ने। जिदी है परवाज ओदा ना शहबाज, जिद चाहत मुल्क खुशहाल, पंजाब दा दिल शहबाज। पक्कियां सड़कां सौखे पेंडे, पक्कियां सड़कां सौखे पेंडे, किसाना दा यार हर सूबे दी आवाज। मियां शहबाज, मियां शहबाज, मियां शहबाज। वेलकम बैक, खुशामदीद। और बड़ा ज़बरदस्त सा गाना आपने सुना, अभी क्लिप आपने देखा। तो जनाब ये जो एक बहुत ही फेमस गाना है, आपको पता है पॉलिटिकल जमात के लिए और बड़ा मशहूर है, बड़ा मारूफ है। इसकी कंपोजिशन और इसके जो लिरिक्स हैं, ये किसने लिखे हैं, गाना किसने कंपोज किया है, हमारे साथ जनाब वो फनकार बैठे हुए हैं। तारुफ मैं आपसे करवाती हूँ, फरहान NTF साहब जनाब मौजूद हैं और इसके अलावा भी बहुत ज़बरदस्त काम कर चुके हैं। जनाब आपको खुशामदीद कहते हैं हम अपने प्रोग्राम में, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो मुझे ये क्लिप के बारे में बताइएगा, ये कब आपकी मुलाकात हुई मियाँ शहबाज शरीफ साहब से? और ये 3 नवंबर को उनके घर पे मुलाकात हुई थी। अच्छा। जो उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मुझे कॉल की थी कि मियाँ साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं। अच्छा। तो आपका, क्योंकि जो हमारी पार्टी के लिए जो एक तराना है वो बड़ा फेमस है और काफ़ी चलता है, तो आगे उनकी कंपेन भी आ रही है, तो इस सिलसिले में ना आपसे वो मिलना भी चाह रहे हैं। तो उनके घर में फिर मैं चला गया, उन्होंने बड़ी इज्जत अफजाई की मेरी, मुझे लंच भी दिया, गिफ्ट भी दिए और फिर उसके बाद मुझे हौसला भी दिया कि आपका 10 साल से हमारा पार्टी के लिए जो गाना चल रहा है और भी काफ़ी उनके लिए मैंने गाए हैं, तो आप जो है ना वो आएँ
और हम मेरे साथ मुलाकात करें और आगे फर्दर जो उनका लाए अमल है वो भी उन्होंने बताना था कि जो जलसों का वो क्या है। और जब फरहान सियासी मुहिम कोई होती है या कोई जलसे होते हैं या जब इलेक्शंस के दिन होते हैं तो आपको पता है कि ये जितने भी पार्टियों के जो तराने होते हैं या जो गाने होते हैं ये जो जयाले होते हैं या जो सारे फॉलोअर्स होते हैं उनमें ज़रा एक जान डाल देते हैं उस टाइम पे, उस मोमेंट में। और अगर मुस्लिम लीग नून की बात की जिस तराने की तो दिस इज वन ऑफ द आई थिंक कि सबसे फेमस यही इनका सॉन्ग है। तो और किस किस पार्टी के लिए आपने गाने लिखे हैं? पीटीआई के लिए भी गाया मैंने, वो जाग उठो मेरा बहुत चला था उनका गाना। हाँ। तो वो अलीम खान साहब ने वो स्पेशली मुझे एक टास्क दिया था कि ये गाना आपने करना है, तो वो गाना मैंने किया था जाग उठो, वो भी बहुत चला पीटीआई का। अच्छा। लेकिन जो मेरी पहचान बना वो मियां दे नारे बजने ही बना है। उससे मुझे फिर ज़्यादा जो है ना वो जलसों में भी लोग बुलाते हैं, जलसों में भी जाके परफॉर्म करता हूँ। वो फिर ट्रैक ऐसा है, एक तो वैसे वो जुगनी स्टाइल है। हाँ, तो आरिफ लाहौर साहब का। हाँ जी, आरिफ लाहौर साहब का जुगनी स्टाइल, वो क्योंकि वो आपको पता है जो हमारा कल्चरल जो टच जिस चीज में होता है उसमें ज्यादा मजा आता है। तो जो बनावटी सॉन्ग्स होते हैं जैसे हिप हॉप है उसकी एक लिमिटेड ऑडियंस है। हाँ। लेकिन भगने की ऑडियंस कोई भी उसको एंजॉय कर सकता है। हाँ। तो इसलिए वो उसी तर्ज का ये बनाया गया। हाँ। था और वो फिर जो है अल्लाह ताला ने उससे वो उसको उतना ही वो किया है, किया। अच्छा, तो मुझे बताएं कि थोड़ा सा गुनगुना कर अगर मैं भी आपसे फरमाइश करूं। बिल्कुल तो जरा थोड़ा सा माहौल बनाते हैं, जरा हमारी जो टीम यहाँ पर मौजूद है जरा वो भी हमें ज्वाइन करे और हम एंजॉय करते हैं। मैं यही वाला तराना गाने बिल्कुल ओके। लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि हम किसी पार्टी को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ जी, ये हम बता दें। मैं भी स्पेशली बताना चाह रहा हूँ कि आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि मेरा काम है आर्टिस्ट हूँ, लोगों के लिए। इसके बाद हम पीटीआई का तराना भी सुन लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है जी। सोना लगदा मियां शबाजे जिद नगर नगर आवाजे जिदा खुशहाली आगाजे सन मियां उत्ते नाज़े मियां दे नारे वजने भी वजने ने दोबारा रंग सजने भी सजने ने हो मोरा लाओ हो मोरा लाओ हो मोरा लाओ हो मोरा लाओ हो मोरा ला के शेर नु जताओ मियां दे नारे वजने भी वजने ने दोबारा रंग सजने भी सजने ने। जबरदस्त जनाब, तालियां इस पर जरूर बनती हैं। पीटीआई का भी मैंने इसी तरह बनाया था। वो एक वलवले के लिए उन्होंने मुझे कहा कि एक टास्क दिया था। अच्छा। तो वो बड़े हाई नोट्स हैं, वो बड़ा कम लाइव गाया जाता है, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आए। जाग उठो जाग उठो जाग उठो ये दुनिया जाग गई कि तुम कब जागोगे, बादशाहों के पीछे हो कब तक भागोगे। जाग उठो जाग उठो जाग उठो ये दुनिया जाग गई कि तुम कब जागोगे, बादशाहों के पीछे हो कब तक भागोगे। जाग उठो जाग उठो जाग उठो जाग उठो जाग उठो जाग उठो। वेरी नाइस फरहान, वेरी वेल डन। तो शहबाज शरीफ साहब से तो आपने मुलाकात कर ली, मारूफ तराना भी आपने उनकी पार्टी को दे दिया, पीटीआई के लिए भी आपने लिख लिया, गा भी लिया। तो इमरान खान साहब से नहीं मुलाकात हुई आपकी? उनसे, उनके इवन किसी भी जो एमएनए या एमपीएस हैं उनसे भी मुलाकात नहीं हुई अभी तक। लेकिन यह है कि ओबियसली गाना गाया तो उन्होंने बड़ी अच्छी इज्जत अफजाई की, स्टेज पे भी शेयर करवाया सारा कुछ, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जो आपकी इज्जत अफजाई करता है ना उसको नेगेटिविटी के साथ मत देखा करें, कुछ लोगों में पॉजिटिविटी भी ढूंढा करें। अगर मियाँ साहब ने बुलाया तो मैं कोई लोग तनकीद करते हैं आप पर बहुत भाई आपको पता है ये 3 दिन में 10 मिलियन जो है ना इस वीडियो को देखा गया है। हाँ। और 10 मिलियन के साथ 20 मिलियन तो मुझे गालियां ही पड़ी। नून लीगी होने का ताना मिलता है आपको? बिल्कुल मिला। अच्छा। 10 मिलियन मुझे साथ गालियां आई हैं। हाँ। उसके साथ मेरी फैमिली ने बड़ा सफर किया। अच्छा। लोगों ने टैग्स किए सबको, फैमिली को किए। क्या कहते हैं? बस यही कि आप जो है वो लोटे हैं, ये हैं वो हैं वो। लेकिन क्योंकि आर्टिस्ट है मेरे पास तो जो भी आएगा मैंने तो काम करना है। ऑब्वियसली ये बात समझने की जरूरत है कि आप एक फनकार हैं, आप एक आर्टिस्ट हैं, सो आपका तो ब्रेड एंड बटर है ऑब्वियसली। बिल्कुल। मैं आपको एक आपके चैनल के तवज्जुह से ये भी पैगाम लोगों को देना चाहूँगा कि अपनी दोस्तियाँ अपनी रिश्तेदारियाँ मत ख़राब करें।
पॉलिटिकल किसी भी जो एनालिटिक आपके व्यूज हैं वो आपके अपने, आपका जमहूरी हक है, उसको रखें, खराब रखें, लेकिन दोस्तियां मत खराब। जब आपको हेट कमेंट्स आए तो फिर आप सोचा नहीं, तौबा नहीं की कि भाई अब किसी सियासी जमात का अपनी मैं गाना गाऊंगा, अब मैं अपना दूसरा जो काम है बस वही ट्रैक ठीक है, यहाँ पर तो भाई लोग बड़ा वो, अगर डर गए तो फिर क्या फायदा, काम तो फिर हम मार्केट में तो आ ही नहीं सकते। क्योंकि बाकी जो सिंगर्स हैं वो पहले 10 साल तो किसी ने मेरे गाने के नीचे नाम ही नहीं दिया मेरा। जब 10 सालों के बाद जब मैं ये नूनली का ट्रैक हिट हो गया और उधर पीटीए का ट्रैक हिट हो गया, फिर लोगों को पता चल गया कि अब ये कोई चीज़ है, इसका नाम देना शुरू कर दें। नसीबोलाल के नीचे गानों के नीचे क्रेडिट आना शुरू हो गया। फिर मैंने एक इंडिया की मूवी की 2018 में। अच्छा। वो फिर उनका युविका चौधरी की मूवी थी, बिग बॉस के ओनर है, वो विनर भी रही हैं। उन्होंने मुझे भी दुबई में बुलाया क्योंकि इंडिया में तो हमारा बैन था जाना, वहां पर भी उन्होंने मुझे बुलाया। वहां पर मैंने एक ट्रैक का प्रपोजल भेजा था। अच्छा। भेजा किसी और सिंगर के लिए था, वो वर्ल्ड टूर पे था, वो वहाँ पे स्टक हो गया, कोरोना भी आ गया, सारा कुछ हो गया। उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना ये ट्रैक गा दें। फिर मैंने वो इंडियन मूवी के लिए भी फिर ट्रैक किया, फिर उसके अंदर भी मेरा क्रेडिट आया, जैसे इसके नीचे क्रेडिट आया, उसके नीचे क्रेडिट आया। फिर मैंने यूट्यूब के ऊपर फिर मैंने काफ़ी केस लड़ा। तो वैसे अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अब क्या किसी और सियासी जमात का गाना भी करना है आपने, या जो भी कहेगा मैं उसके लिए गाऊंगा, उसके लिए लिखूंगा भी। देखिए अब मैंने शाहजहां मंजूर के लिए तक तक रात गुजारा लिखा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कोई शाहजहां मंजूर का कोई परचेज किया हुआ बंदा हूँ। या दीदार गाना शफकत मानत अली का है, या वो इश्क गाना रफाकत अली खान साहब का है। वैसे कौन है आपका पसंदीदा गुलकार, कौन है, सिंगर कौन है, अगर मैं पूछूं पाकिस्तान में से और पाकिस्तान से बाहर भी? पाकिस्तान के अंदर तो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, बिल्कुल, और सज्जाद अली मेरे फेवरेट, सज्जाद अली। और इंडिया में तो बेतहाशा हैं, लेकिन वो सब मौसमी सिंगर है ना, इसलिए जो भी ट्रैक हिट अच्छा लगता है वो अच्छा लगने लगता है। वहाँ पर एक सिंगर का शायद सीजन आ जाता है, वो सीजन जब पूरा कर लेते हैं तो फिर उसके बाद दूसरा गुलकार आ जाता है। बिल्कुल ऐसे, जैसे रफी साहब और किशोर साहब और नुसरत फतेह अली खान साहब, बात है, ये दुनिया के जब तक ये दुनिया रहनी है इनके ट्रैक्स रहने हैं, लेजेंड्स हैं। ये अपने गाने के अंदर इनकी वोकैबुलरी है, ये खुद से लाइब्रेरी है गाने की। तो आजकल आपको पता है कि पंजाबी गानों का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, और पाकिस्तान में भी हमारे पंजाबी गाने भी और ड्रामों के ओएसटीज भी बहुत अच्छे हैं, म्यूजिक भी बड़ा अच्छा बन रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपने नेबरहुड में देखें तो वहां पर भी पंजाबी गानों का कल्चर पीक पर है। तो पसंद करते हैं आप ये वाले जो फास्ट ट्रैक्स जो आजकल का कल्चर बन चुका है नौजवानों में, इसको आप लाइक करते हैं? बिल्कुल करते हैं, लाइक देखिए ट्रेंड के साथ हर चीज को फॉलो करना चाहिए। वैसे अक्सर लोग कहते हैं कुछ समझ में नहीं आती है इस म्यूजिक की, ट्रेंड के साथ आप शादियों में चले जाएं, आपको वहां पर कोई हिप हॉप या दूसरा ट्रैक नजर ही नहीं आएगा। जितने जो अगर आप मीडियोकर की शादी देख रहे हैं या किसी रिच बंदे की शादी देख रहे हैं, उसमें आपको ट्रैक्स फास्ट ही नजर आएंगे, भंगड़े वाले ही नजर आएंगे। तो पंजाबी सिंगर भी कोई आपका फेवरेट है? वैसे हाँ, पंजाबी भी काफी सिंगर्स हैं मेरे बहुत अच्छे, वो इधर इब्रारुल्लाह का है हमारे, बहुत अच्छा पंजाबी टच है। मलकू भंगड़ा किंग आजकल उसको कह रहे हैं, वो बहुत इन है। और हिप हॉप में फलक, बिलाल सईद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हमारी इंडस्ट्री रिवाइवल हो रही है, अब नई चीजें आना शुरू हो गई हैं, लोगों को इनको भी फॉलो करके सपोर्ट करना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बनवाने के लिए अपने आप को आपको जाना पड़ता है, बाहर काम करना जरूरी है? हमारे यहाँ भी थोड़ी सी कमियां हैं, बेहतर होनी चाहिए चीजें, मामलात बेहतर होने चाहिए। ये ठप्पा लगवाने की जो मैं बात आपसे करी, यकीनी तौर पर आप समझ चुके होंगे। ये इसको कैसे बेहतर होना चाहिए? वैसे ये मैं आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। देखें, अगर किसी की तारीफ करें इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हीं की तरफ हैं। हम बेसिकली पाकिस्तानी हैं सबसे पहले, और हमें फख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन उनका वो इतने प्रोफेशनल अपने काम के साथ कि वो आपके साथ धोखा करने का सोचते भी नहीं है। एक तो पायरेसी नहीं है सबसे पहले। तो दुनिया के किसी भी कोने में ट्रेवल करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि उसका ब्रेड एंड बटर ही है, उसका रोजगार ये, उसका काम ये है, उसने अपना फन, अपना काम पहुंचाना है पूरी दुनिया में। लेकिन हमारे यहाँ क्यों नहीं इतना ज्यादा? मैं आपको बताता हूँ, देखें जब आपको अपने मुल्क के अंदर प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलेगा। देखिए हमारी इंडस्ट्री में लोग बड़े, अगर आप कोई हमारी सिनेमा में फिल्म देख लें, हमारे पास आर्टिस्ट ही गिन के वही 8-10 आर्टिस्ट हैं बड़े, जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं। जो सीनियर आर्टिस्ट थे वो गुजर गए हैं, उनको इतनी पजीराई मिली नहीं जैसे पुराने वक्तों में बाकी आर्टिस्टों को मिली है। वैसे उनको वहां पर यहाँ पर क्रेडिट दिया ही नहीं गया। वैसे उनको जब बंदा यहाँ पर मरता है तब उसका नाम बन जाता है कि ये आर्टिस्ट था। क्यों? ऐसी क्या वजह है? उसके ये लोगों में मसला है, हमारा अवाम का ये बिहेवियर है, आपको लगता है? अवाम को जो आपने दिखाना है उन्होंने वही देखना है। ये जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये जो हमारे चैनल्स हैं, लेकिन आजकल तो आप देखें ना, वो यूट्यूब का टाइम है, सोशल मीडिया इतना ज्यादा हो गया है। अब तो आप देखें ना, टिकटॉक से भी कितने सारे लोग आगे आए हैं, फेमस हुए हैं। तो अब चीजें आपको लगता नहीं कि बहुत बेहतर हो चुकी हैं? बेहतर हो रही हैं, लेकिन कुछ चीजों का जैसे फायदा वैसे नुकसान भी है। टिकटॉक के अंदर हर बंदा आर्टिस्ट बन गया है, लेकिन उन्होंने एक चीज डाल दी है
कि जिसका टैलेंट है वो ही ऊपर आ सकता है, वो अपना टैलेंट दिखा के कुछ भी कर सकता है। प्लेटफॉर्म नहीं था ना, टिकटॉक ने आके प्लेटफॉर्म दे दिया। अब देखें कैसा कैसा टैलेंट है जो हिडन टैलेंट था, जो दरवाजे बंद करके अंदर माँ बाप को पता भी नहीं था, वो अपना टैलेंट दिखा के हिट हो गया। फिर उनको पता चला यार इतना अच्छा टैलेंट था तुम्हारे में, लोग हंसा भी रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, पोएट्री भी कर रहे हैं, हर किस्म की आपको कैटेगरी वहां पर मिलेगी। तो वैसे आपको क्या पसंद है, सिंगिंग ज्यादा वो वहां पर ज्यादा झुकाव है या फिर कंपोजिंग म्यूजिक बनाना अच्छा लगता है? मुझे लिखना बहुत पसंद है। लिख के जब मैं गाता हूँ, मुझे अपना गाना जब अच्छा लगना शुरू हो जाता है तब मैं उसको फिर कंपोज की तरफ चला जाता हूँ, फिर म्यूजिक देता हूँ। हर चीज इससे रिलेट करती है। ज्यादातर मेरा झुकाव लिखने की तरफ होता है और म्यूजिक की तरफ होता है। अच्छा, मियां शहबाज शरीफ साहब ने आपसे जो आपको कहा कि नया तराना या नया सॉन्ग लिखने का, तो उस पर अभी वर्किंग स्टार्ट है या वो कंप्लीट हो चुका है? वो डन हो चुका है जी। कुछ थोड़ा सा शेयर करेंगे? हाँ बिल्कुल, वो डन हो चुका है और वो ये 4-5 दिन बाद जो इनका जलसा है, हाँ जी, इसका रिलीज है और बहुत अच्छा। वो बेसिकली एक तराना टाइप बना है। अच्छा, उसके कुछ बोल ऐसे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए वो मैंने बेसिकली लिखा है और उसका म्यूजिक भी मैंने खुद ही दिया, उसके लिरिक्स भी मेरे ही हैं। अच्छा, ये कहा गया था या ये वैसे? जी, उन्होंने मुझे घर बुला के, आपने वीडियो में देखा होगा जब वो क्लैप कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने मुझे कहा था कि फरहान आपने मेरे लिए ये गाना लिखा, बहुत अच्छा, आप इसको रिलीज भी कर देते हैं, लेकिन जो हमारे लीडर हैं, हमारे कायद हैं, वो नवाज शरीफ साहब हैं, तो आप उनके लिए जो है ना वो लिखे। हाँ जी, एक सेकंड जरा देन में बोल इसके। म्यूजिक इसका तैयार हो चुका है? हाँ जी, मैं म्यूजिक भी इसका रेडी है। हाँ। इसके लिरिक्स भी बिल्कुल रेडी हैं, सारा कुछ। और 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद हाँ ये रिलीज भी हो रहा है। वैसे पसंदीदा गाना कौन सा है आपका? मेरे काफी गाने, बहुत सारे गाने होंगे, आई एम श्योर, बहुत सारे गाने हैं, लेकिन वो एक होता है ना आपकी गाड़ी की एक फर्स्ट एक लिस्ट होती है, एक फेवरेट लिस्ट होती है, फोन में एक फेवरेट लिस्ट होती है और वो फेवरेट सॉन्ग्स होते हैं, तो वो कौन से गीत आपके हैं? फरहान जी, मैं गा रहा हूँ। पाकिस्तान की तरक्की का जो राज है, पाकिस्तान की तरक्की का जो राज है, जिससे शुरू हुआ खुशहाली का आगाज है, मेरा कायद नवाज है, मेरा कायद नवाज है, वो कायद नवाज है, वो कायद नवाज है। झुकता नहीं ना झुकने वाला, डरता नहीं ना डर जुल्म के आगे। वेरी वेरी नाइस, क्लैपिंग। मुझे लिरिक्स एक्चुअली थोड़े से भूल गए हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएंगे वैसे अब इलेक्शंस आएंगे तो वोट भी कास्ट करेंगे किसी को? वोट कास्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और जो हमारे लिए मुल्क के लिए बेहतर है कोशिश करेंगे उसी के हक में वोट जाए। लास्ट टाइम भी वोट दिया था, बिल्कुल दिया था, इस दफ़ा भी इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि अल्लाह ताला, सबसे पहले तो यही दुआ है कि हमारे मुल्क के ऊपर जो भी मुसल्लत हो या जो भी आए वो अच्छा ही हो, आवाम के लिए अच्छा। देखिए, यहाँ के लोगों को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, किस वो गाड़ी की डिज़ायर सबको है, लेकिन वहां तक पहुंचता बहुत कम लोग हैं। लेकिन हमें बेसिक नीड्स अगर मिल जाए ना, यकीन करें ये मुल्क बहुत तरक्की करेगा। इतना टैलेंट आपको मिलेगा कि जिसकी कोई हद नहीं। मेरे स्टूडियो में लोग आते हैं, ऐसा सा लिखते हैं, ऐसा सा गाते हैं कि हम देखते हैं बाहर वेस्ट में भी देखते हैं, वहाँ पर एक स्टाइली थोड़ा सा और है, जो टैलेंट हंट शोज होते हैं, जो फियर फैक्टर टाइप शोज होते हैं, जो सिंगिंग के हवाले से, जो डांसिंग के हवाले से, जैसा कि आपने बोला कि टैलेंट तो बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ मीडिया पर, चैनल्स पर या कोई इस तरह के शोज़ नहीं है कि कोई आए, प्रॉपर टैलेंट हंट हो, अच्छे सिंगर्स आएँ, अच्छे डांसर्स आएँ, इंडस्ट्री को भी फ़ायदा पहुँचे ना। ऐसे लोग जो हैं काम करते हैं, जो नए लोग हैं, वो भी सर्व करें। हमारे मुल्क में जब स्टेबिलिटी हो जाएगी ना, तब ये काम भी हो जाएंगे। टैलेंट हंट, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, जो हमारे पड़ोस में लोग हैं वहाँ पर टैलेंट दिखाने के लिए इतने लाइव शोज़ होते हैं, इतने लाइव शोज़ होते हैं कि वो जो जिसको कोई नहीं भी जानता वो भी जानना शुरू हो जाता है, वो रातों रात स्टार्ट बन जाते हैं। हमारे यहाँ पर एक पायरेसी खत्म हो जाए, एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग जो डरते हैं, जो लोग डरते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनको आना चाहिए। हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हमें बाहर जाके काम करने की जरूरत ही ना पड़े। डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर 150 के करीब हमारे जो वो प्लेटफॉर्म है, जो चैनल्स हैं, जो आपको उठा के आगे प्रमोट करते हैं, लेकिन जो बीच में डिस्ट्रीब्यूटर बैठा होता है वो आप तक बात सही पहुंचाता ही नहीं है। ये जब से फिल्टर्स का निजाम आ गया हुआ, इसने काफी डैमेज नहीं किया वैसे रियल टैलेंट को? बिल्कुल किया, इसने भी बिल्कुल किया। हर चीज का देखें, मैंने आपको बताया फायदा भी है, नुकसान भी है। इसने डैमेज किया है, बिल्कुल किया है। तो क्या होना चाहिए आपको लगता है कि ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है कि जो हमेशा अक्सर बहुत सारे सिंगर से मुलाकात होती है ना, तो जो फिल्टर्स वाले सिंगर होते हैं वो कभी लाइव नहीं गाना गाते हैं। अच्छा, देखिए मैंने बहुत कम होता है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन पाकिस्तान के बहुत बहुत अच्छे सिंगर्स हैं जिनको जब मैं टेक करने के लिए बैठता हूं तो यकीन करें 8-8 घंटे लग जाते हैं। चले एक अपना पसंद का गाना, उसके बाद हमने ब्रेक पे जाना है, किचन का सेगमेंट भी है, तो जाने से पहले अपनी पसंद का कोई भी पॉलिटिकल गाना नहीं, वैसे ही ओके, मैं नुसरत फतेह अली खान साहब का अभी एक जेन में आ गया, वैसे ही
मैं कभी सोच के नहीं गाता, वैसे जो ज़हन में आज आ जाता है। सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में, जब छेड़े सखिया बातों में, मैनू यादा तेरिया आंदियां ने मैनू यादा। अपना दुखड़ा कह नहीं सकती और जुदाई सह नहीं सकती, कच्चे घड़े पे बह नहीं सकती, बैठ किनारे रह नहीं सकती। मैं पहन के पायल पाँव में तेरा रास्ता देखूं राहों में, पीपल की ठंडी छाँव में मैनू यादा तेरिया आंदियां ने मैनू यादा। फरमान, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया नी गोइंग पाकिस्तान में। ब्रेक की जाने बढ़ेंगे और ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे किचन में, देखते हैं आज क्या बन रहा है, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब, नियो पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो पाकिस्तानी नहीं, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में कोविड-19 के आने के बाद, पेंडेमिक के आने के बाद जो जैसे कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को नुकसान पहुंचा, उनमें से एक इंडस्ट्री सिनेमा भी है, जहां पर पूरी दुनिया ने सफ़र किया और हमारी जो मूवीज़ थी, हमारा जो वेब था, सब कुछ वो नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन और वेब पे चला गया। वहीं पर पाकिस्तानी सिनेमा और हमारी फिल्म इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुंचा। बहुत तवील अरसे तक सिनेमा में कोई मूवी रिलीज़ नहीं हुई, लोगों ने सिनेमा का रुख नहीं किया। लेकिन अब जब बिलाखिर इतने तवील अरसे के बाद मीनवाइल इक्का दुक्का मूवीज़ रिलीज़ होती रहीं, लेकिन ईद पर 5 फिल्में इकट्ठी रिलीज़ की गई। अब जनाब ये फिल्में नुमाइश के लिए तो पेश कर दी गई, न जाने फिल्म साजों ने ये फिल्में कब से अपने पास बनाकर रखी हुई थी, लेकिन इनको स्क्रीन टाइम बाकायदा ना मिलने की शिकायत की जा रही है। इसकी क्या वजह है कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो अभी तक अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो पा रही है? इसी पर गुफ्तगू करने के लिए 2 निहायत मुअज़्ज़िज़ मेहमान और हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम इस वक्त हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे। जावेद शेख जनाब, इनको कौन नहीं जानता है, हमारे लेजेंड हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के, तो हम आपको सर खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जावेद साहब, क्या वजह है कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है या जो सिनेमा है, आप समझते हैं कि ये बदहाली का शिकार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। देखिए जी, ये तो कोविड की वजह से हमारी इंडस्ट्री काफी पीछे चली थी, बट अदरवाइज हम लोग बिल्कुल सही सिमत की तरफ जा रहे थे। हमारी फिल्में बहुत अच्छी बनना शुरू हो गई हैं और बन रही थी और बनेंगी इंशाल्लाह। तो ये कोविड ने हमारी बहुत सी फिल्मों को आके वो स्टॉप लगा दिया जी। 2 साल इतना सरमाया इंडस्ट्री का रुका रहा और फिर ऑब्वियसली सबका सरमाया फंसा हुआ है, फिल्में लगानी है तो क्या किया जाए? किया ये जाए कि भाई 2-2, 4-4 करके, हमारी बहुत सी फिल्में, तो 20-25 फिल्में हमारी ऐसी हैं जो इस वक्त रेडी हैं सिनेमा पे रिलीज होने के लिए। ठीक। तो वो सोचा कि 3-3, 4-4 फिल्में करके इसी तरह त्योहार पे हम लगाएंगे तो अच्छा होगा। तो अब वो इस ईद पे जब ये हुआ है तो अचानक पता लगा कि भाई जी डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो 3 दिन के बाद आई है और बगैर बताए हुए पाकिस्तानी डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर्स को कि जी ये फिल्म आ रही है, और उन्होंने सारे शोज जो प्राइम शोज होते हैं जी, वो कम करके वो एक्स्ट्रा 2-2, 1-1, 2-2 शो कर दिए और बाकी सारे डॉक्टर स्ट्रेंज को दे दिए। बात ये है कि ये तो पहले ऑलरेडी कुछ 2-4 साल पहले हमारी ये बात हो चुकी थी जब इंडियन फिल्में लगती थी। तो गवर्नमेंट से ये डिसाइड हुआ था कि हर त्योहार पे फॉरेन फिल्म जो है वो 10-15 दिन के बाद लगेगी। तो
बिल्कुल ठीक है, हम अभी भी ये कहते हैं कि फॉरेन फिल्में जरूर आए, जरूर लगे, मगर ये हमें नुकसान ना दे, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान ना दे। ठीक, तो वो आप देखें ना कि ये कितना बड़ा जुल्म है। ये जुल्म है कि पाकिस्तानी फिल्मों को साइड लाइन करके और ये फिल्म लगा दी। यानी कि मेरा मतलब है कि इतने अरसे से इंडस्ट्री अपने पांव पर। ठीक, जब शेख साहब जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि मूवीज को इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, उसकी वजह से जो मलबा है वो भी हॉलीवुड की मूवीज पर डाला जा रहा है। गलत पहली बात देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ, आप जाके आप अगर पता करें जो मैं चलो मैं तो आप लोग समझेंगे कि मैं फिल्म का हिस्सा हूँ क्योंकि इसमें 2 फिल्में मेरी भी थी जिसमें मैं काम किया मैंने, बट अपार्ट फ्रॉम दैट चारों फिल्में जो है, चारों फिल्में ईद पर कम से कम देखिए जी, कोई जैसी भी फिल्म हो वो ईद पे तो वैसे ही इतना रश लेती है, तो ये चारों फिल्में ईद पर बहुत अच्छी जा रही थी, हाउसफुल थे सबके। तो ये कैसे कह सकते हैं? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, आज तक पूरी हिस्ट्री में नहीं हुआ कि ईद पर फिल्म लगी हो वो 3 दिन के बाद हटा दी हो। ये कैसे हो सकता है? ये बात गलत है। वो अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने कह दिया कि जी वो फिल्में अच्छी नहीं जा रही थी। जावेद शेख साहब, मुल्क में 3 जो सेंसर बोर्ड्स मौजूद हैं, उनका आपस में आप समझते हैं कि इत्तेफाक नहीं है, जिसकी वजह से इफेक्ट्स भी हो रहा है ये सारा मामला? बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही फरमाया। बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि भाई देखे, बात ये है कि ये तो सेंसर बोर्ड और हुकूमत का काम है कि भाई देखो पाकिस्तानी फिल्में लगी हैं, हम आपको इंग्लिश फिल्म की रिलीज की इजाजत देते हैं, मगर आप फलां तारीख से लगाएंगे जब तक हमारी पाकिस्तानी फिल्में को नुकसान ना हो। तो मगर वो मेरे हिसाब से तो सेंसर बोर्ड भी मिला हुआ है। अच्छा। आपने कैसे इजाजत दी? तो जावेद शेख साहब, फिर इस पर तो मेरे ख्याल से कि मामले को संजीदगी से देखना चाहिए, क्योंकि हुकूमत ही हमेशा से बात करती है ना कि वो सिनेमा को, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को वो सपोर्ट करेगी, इनके लिए कुछ इकदाम उठाए जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। लगता है कि सिर्फ बात नहीं है लेकिन अमली तौर पर इकदाम उठाए नहीं जा रहे। ऐसे तो फिल्म इंडस्ट्री, हमारा सिनेमा बिल्कुल खत्म होकर रह जाएगा, क्योंकि वैसे ही बहुत सारे लोग, हमारी जो अभी की नस्ल है वो नेटफ्लिक्स पर स्विच हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, नहीं ये तो बड़ा सीरियस मसला है, हमें इस पे गौर करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। भाई अपनी इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए हमें क्या क्या इकदाम करने हैं। तो ये एक बिल्कुल बहुत ही सीरियस मसला है, और ये बैठ के हमें पूरी इंडस्ट्री के जितने बड़े हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीबिटर, प्रोड्यूसर्स, ये सबको बैठ के इसका कोई हल निकालना है। और देखिए जी, जो बंदा फॉरेन फिल्म लेकर आता है वो भी पाकिस्तानी है, और जो फिल्में बना रहे हैं वो भी पाकिस्तानी है। तो लिहाजा इन्होंने सोचना है बैठ के कि यार हमारी इंडस्ट्री इस वक्त अच्छी जा रही है। देखे, एक वक्त था, मैं आपको बताऊं, एक वक्त, मैं तो पिछले 40 साल से इंडस्ट्री से मुंसलिक हूँ, एक वक्त था कि लोग ये गिला करते थे जब लाहौर में इंडस्ट्री थी कि जी आपकी फिल्में अच्छी नहीं होती, साउंड ट्रैक अच्छा नहीं है, पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये नहीं अच्छा, और बहुत सी चीजों पे एतराज करते। लिहाजा अल्लाह ताला ने वो करम किया, बीच में एक 7-8 साल का एक गैप था, जो एक मैं उसको डार्क पीरियड कहता हूँ, और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री वो खत्म हुआ, इंडस्ट्री कराची शिफ्ट हुई और हमने फिल्में बनाना शुरू की। फिल्में बनाना शुरू हुई और वो फिल्म पहली दफा इंटरनेशनली भी रिलीज की गई। और मैं खुद न्यूयॉर्क गया हूँ, वॉशिंगटन गया हूँ, लंदन गया हूँ, दुबई गया हूँ पाकिस्तानी फिल्मों के प्रीमियर शोज के लिए। तो मेरा मतलब है कि वो क्वालिटी हमारी वो इंटरनेशनल लेवल पे आ गई कि सामने इंडियन फिल्म लगी है और एक तरफ हमारी फिल्म लगी हुई है, और दे वर डूइंग सो वेल। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस स्टेज पर आके जबकि हमारी फिल्में बेहतर हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है, इंटरनेशनल लेवल पर चली गई है, तो ये ऐसी ये एग्जाम जो है ना, ये सही नहीं है। थैंक यू सो मच। जी देखिए जी, एक दफा लास्ट मैं भरपूर प्रोटेस्ट करता हूँ हुकूमत से कि भाई इसका नोटिस लें और इसका कोई
जल्द से जल्द हल निकालें। थैंक यू सो मच जावेद शेख साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और वो यही कह रहे थे कि जो सेंसर बोर्ड्स हैं अब इनको चाहिए कि ये मूवीज़ पर इस किस्म की जो बेजा पाबंदियां हैं ये ना लगाई जाए, हुकूमत भी सपोर्ट करे ताकि जो हमारे सिनेमा है, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है वो बदहाली का शिकार ना हो। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ जनाब हमारे पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा, बहुत मारूफ, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, गुलाम मोहिउद्दीन साहब मौजूद हैं, फिल्म स्टार और लेजेंड है मैं समझती हूँ। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। सर क्या वजह है कि उस तरह का रिस्पांस नहीं मिला मूवीज को, सिनेमा उस तरह से बहाल नहीं हो पाए, कहाँ कमी रह गई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक्चुअली मसले तो फिल्म इंडस्ट्री के साथ बहुत सारे हैं, लेकिन इनिशियली इन फिल्मों का बिजनेस अच्छा हुआ था जब तक कोई इंग्लिश मूवी रिलीज नहीं हुई थी। अब पहले तो ये है कि 4 फिल्में लगाना भी मैं समझता हूँ कि सही फैसला नहीं था, इसलिए कि इस वक्त जरूरत है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को कि जो भी इन्वेस्टर फिल्म बनाता है उसको उसकी जो कैपिटल उसका अमाउंट है वो उसको वापस दिया है विद प्रॉफिट। एक तो वो इश्यू अलग है, देयर आर सो मेनी इश्यूज। वो इश्यू ये कि जब फिल्म चल भी जाती तो सिनेमा में पैसे नहीं देते। फिर ये डिसाइड हो चुका था, गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट था कि किसी भी त्यौहार पे, वो ईद हो, छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो, उसमें कोई भी फॉरेन फिल्म नहीं लगेगी। एक्चुअली इस वक्त पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को जरूरत है सहारे की, सपोर्ट की जरूरत है। बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे एक छोटा बच्चा जिसको चलना नहीं आता, आप उसको हाथ पकड़ के चलाना सिखाते हैं, जब वो सीख जाता है फिर वो रनिंग भी करता है, जॉगिंग भी करता है, सब कुछ करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फिल्म इंडस्ट्री में मेरा ख्याल है जब से पाकिस्तान बना है 1949 में पहली फिल्म करी, उस वक्त से लेके आज तक बगैर किसी सपोर्ट के हमने बहुत अच्छे तरीके से सर्व किया है, बहुत अच्छा डिलीवर किया है। बड़े बड़े मेगा स्टार्स हमारी इंडस्ट्री में आए, स्टार, अजीब, राइटर, बेशुमार लोग। यानी आप देखें कि वो जिनका नाम है इल्म अदब में, फैज अहमद फैज साहब, अबीद जालिब साहब, मुगलिस साहब, कपिल सिपाही साहब, दोस्त मलियाबाद, ऐसे ऐसे लोगों ने काम किया है। वो प्रोटेक्ट करते थे सब मिलकर इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री की प्रॉपर लीडरशिप होती थी। लेकिन इस वक्त लीडरशिप का फंक्शन है, प्लानिंग का फंक्शन है, क्या करना है क्या नहीं करना है। जब तक आप क्या सर समझते हैं सर कि अब तो बात आ गई है ना कि कैसे बचाया जाए, तो फिर कैसे बचाया जाएगा? एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, इसको बस सख्ती अमल करना पड़ेगा। सिस्टम जैसे कि मैंने बताया आपको ऑलरेडी है कि त्यौहार पे कोई भी गैर मुल्की फिल्म नहीं लगेगी, इसलिए जो सपोर्ट है, सपोर्ट की जरूरत है पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को। एक तो ये बात हो कि दूसरी बात ये है कि एक साथ इतनी सारी फिल्में लगाना जो है, ठीक है पहले की और बात थी, जब फिल्म इंडस्ट्री लाहौर में थी तो उस वक्त एक हफ्ते में 7-7 फिल्में भी लगी हैं। सही। जब मैं भी दिन रात काम करता था 4-4 फिल्में मेरी भी लगी हैं, दूसरे आर्टिस्टों की भी लगी, लेकिन सिनेमा हाउसेज ज्यादा थे, बिजनेस बहुत ज्यादा था। अब तो सिनेमा हाउसेज नहीं है बल्कि स्क्रीन है, आपको एक शो मिल रहा है या दूसरा शो मिल रहा है, किसी को एक शो मिल रहा है, किसी को 2 शो मिल रहे हैं। अब तो सारा काम करके आप सिनेमा ओनर के हाथ में दे देते हैं। आपको पहला सिस्टम वापस लाना पड़ेगा। एक फिल्म अगर एक सिनेमा हॉल में लग रही है या 10 सिनेमा हॉल में लग रही है तो पूरा वीक उसको मिले। फिल्में बन कितनी रही, 15, 20, 25 फिल्में बन रही है साल की। तो ये सिस्टम जो है, ये जो फॉरेन सिस्टम आप यहाँ लेके आए हैं कि एक तो सुबह का है तो दूसरा तो दूसरी रात को है, ये नहीं होना चाहिए। इस सिस्टम में आके बहुत सी फिल्में तबाह होगी। सर एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि पंजाबी कल्चर हमारा मूवीज का रहा और बहुत पीक का, बड़े अरूज का वो वक्त रहा जब लोग बड़ा पसंद करते थे, लेकिन आप ऐसा समझते हैं कि जो अभी की हमारी जो नौजवान नस्ल है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो कुछ और चीज़ें भी देखना चाहती है और सिनेमा में आपको पता है कि नौजवान नस्ल ही ज़्यादा रुख करते हैं, तो एक ये भी वजह है मूवीज़ ना देखने की कि आज की जो नस्ल या जनरेशन है उनके इंटरेस्ट के मुताबिक मूवीज़ उस तरह से नहीं बन पाई, खासकर अगर हम इस ईद रिलीज़ की बात करें। मेरा इशारा खास किसी एक मूवी की जानिब नहीं है, लेकिन मैं वैसे आपकी राय जानना चाह रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है कि नई नस्ल कुछ और देखना चाहती है। नई नस्ल जो है हमारी वो
पाकिस्तानी कल्चर के साथ तो फिल्में देखना चाहती है। और रिसेंट पास में जो फिल्में कामयाब हुई हैं उसको भी तो नई नस्ल ने देखा है। अभी जब कोविड से पहले जब फिल्में चली हैं पाकिस्तानी फिल्में, उसको भी नई नस्ल ने देखा है। नई नस्ल ऐसा कोई नहीं है कि कोई तो बहुत ज्यादा डिस्को डांस टाइप की फिल्में देखना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। ये जब फिल्में नहीं चलती हैं या फिल्में वीक होती हैं तो ये लोग इस तरह के एक्सक्यूजेज निकाल लेते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होंगे। फिल्में ये पूरी कौम के मिजाज के मुताबिक फिल्में बननी चाहिए, लेकिन असल चीज है कि उसकी रिलीज क्या बनती है। असल चीज है बिजनेस, फिल्म का बिजनेस कैसे होता है। फिल्म तो सब बना लेंगे। आज अगर आप किसी नए आदमी को कोई जहाँ बता दें कि आपने फिल्म बनानी, बना लगाता है, उसको अच्छी टीम मिल जाएगी, अच्छे डायरेक्टर, लेकिन अच्छी टीम चाहिए जो मार्केट करे उसको। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी थीम होनी चाहिए, अच्छी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, अच्छी प्रोडक्शन होनी चाहिए। सर आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी ऑन अ लाइटर मोड, अगर आप को एक मूवी बनानी हो या भी आपको एक मूवी देखनी हो, सिनेमा जाना हो, तो आप कौन से अपने पसंदीदा एक्टर, हीरो या हीरोइन को देखना चाहेंगे? मैं 2 नाम आपसे लेना चाहूंगी अभी के हमारे। ये आपकी आवाज ब्रेक हो गई, आवाज नहीं आई जी। मेरी आवाज अब तक आप तक पहुंच रही है? अब जो नाम आपने लेने तो वो नहीं है। अच्छा, मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर हीरो हीरोइन आपके फेवरेट में पूछूं या जिसको आप सिनेमा में देखना चाहते हैं, तो वो कौन से 2 नाम है अभी की हमारी लौट के? देखिए, प्रायोरिटी मेरी फिल्म की होती है, हीरो हीरोइन की नहीं होती है। फिल्म कौन सी अच्छी, मुझे फिल्म अच्छी देखनी है। बाकी जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, अगर नए जो आए हैं मेरे बाद या मेरे साथ जितने भी दोस्तों के बाद नई लौट आई है, उनमें साथ में सुभाष गुड एक्टर, हमारे कई गुड एक्टर, मारा खान, मैरी सयाद, वेरी गुड एक्टर, यासिर नवाज। तो इन लोगों में बहुत पोटेंशियल है, इन्होंने प्रूव किया है, अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को मनवाया है। तो इसके साथ अगर अच्छी परफॉर्मेंस के साथ अच्छी फिल्म हो तो ज़ाहिर है फिर वो स्टार बन जाता है। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला नियो पाकिस्तान के लिए और आप तब सर अपनी राय से आगाह कर रहे थे। इसके साथ ही जनाब लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को बढ़ाएंगे आगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब, खुशामदेद। और चलते हैं अनम के पास और जानते हैं कि आज अनम क्या बन रहा है। अनम कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अनम, मेरी नानी सास ने मुझे बोला कि ये टीवी पे जो खवातीन खाने बनाती हैं, शेफ, वाह भाई वाह, इतने कम टाइम में इतनी बड़ी बड़ी डिशेस बन जाती हैं। तो मैंने कहा भाई हमने कभी इस हवाले से सोचा ही नहीं है कि वाकई हम लोग हाफ एन आवर में, सम टाइम हमारा ऑफ एयर भी टाइम चल रहा होता है, लेकिन बड़ी बात है खवातीन जो घर में अक्सर बहुत टाइम लेती हैं और आधा दिन लग जाता है कुकिंग पे, वहाँ पर हम ये भी एक मैसेज देते हैं कि भाई खाना झटपट भी तैयार हो सकता है। हाँ, ये तो बिल्कुल आपने सही बात की है। और वही झटपट से आपकी बात को कंटिन्यू करते हुए आज भी जो हमने डिश बनाई है वो है निहारी। अरे निहारी जो है आपको पता है वो भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसलिए जब इस तरह के खाने होते हैं ना मैं थोड़ा सा जल्दी आ जाती हूँ कंपेरेटिवली। तो आज जो डिश बना रहे हैं वो निहारी है, और निहारी के अंदर जी हम चिकन यूज़ करें एज पर टाइम की शॉर्टेज की वजह से। सिंपल मैंने 1 kg चिकन लिया था, ऑयल लिया तकरीबन 2 कप के करीब, उसके अंदर मैंने एक नॉर्मल साइज़ का प्याज डालकर उसको फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद जो है चिकन डालकर मैंने उसको अच्छी तरीके से उसकी भुनाई की, इतना उसको फ्राई किया कि वो स्लाइट गोल्डन हो गया। जब वो गोल्डन हो गया उसमें मैंने नमक डाला, लाल मिर्च डाली और सूखा धनिया डाला, हल्दी डाली, डालकर अच्छी तरीके से उसकी भुनाई की। भुनाई करने के बाद जब भुनाई बिल्कुल डन हो गई तो फिर लास्ट में मैंने इसमें दही ऐड की तकरीबन 2 कप के करीब। अच्छा, 2 कप के करीब दही ऐड करके और तकरीबन 4 से 5 ग्लास मैंने पानी के डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दिया। खासा जब 15-20 मिनट निहारी पकती रही। अच्छा, क्योंकि मैं चिकन की निहारी बना रही हूँ तो वो इतनी टाइम टेकिंग नहीं है। अगर आप बीफ की बनाएंगे या मटन की बनाएंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगी। तो जब जैसे ही चिकन गल जाए आपने क्या करना है कि 1 कप आटा लेना है, उसको हल्का सा भून लेना है, उसमें पानी डालकर उसको आपने अपनी निहारी में ऐड कर देना है। इतना ऐड करना है कि जितनी आपको थिकनेस जो है
है निहारी की चाहिए। अच्छा, दूसरी साइड पे अब यहाँ पे जो है मेरा तड़का मैं रेडी कर रही हूँ। उसमें मैंने साबुत काली मिर्चें डाली हैं और थोड़ी सी जो है लाल मिर्च पाउडर डालेंगे जस्ट फॉर एक उसका कलर चेंज करने के लिए ऑयल का, दैट्स इट। और उसके बाद जो है इसको फाइनल तड़का लगाएंगे तो हमारी जो निहारी है वो रेडी है। उसके साथ जो पूरे लवाजमात हैं वो भी रेडी हैं, जो कि है अदरक, हरी मिर्चें और लेमन। इसके बगैर जो है निहारी का कोई टेस्ट प्रोफाइल नहीं होता। आई हैव सीन कुछ लोग जी निहारी में चूंकि आटा जी आप हम उसको उसकी थिकनेस के लिए, उसकी ग्रेवी के लिए ऐड करते हैं, कुछ लोग इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर लेते हैं जी, वो उसका टेस्ट जो है वो ख़राब कर देता है। अगर इन द केस आपके घर में, वैसे तो हर घर में आटा अवेलेबल होता है, ऐसा होता नहीं है कि किसी घर में हो क्या आटे को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और फ्लावर को, स्टार्च को मेंटेन करना आसान होता है? अच्छा, वो लेकिन ना अगर आप फ्लावर ऐड करेंगे, जैसे कॉर्नफ्लावर ऐड करते हैं, तो वो निहारी का वो वाला जायका नहीं बन पाएगा। अच्छा, अगर आपके पास घर में आटा नहीं है लेकिन अगर घर में मैदा है तो आप मैदा भी डाल सकते हैं, या अगर आपके पास बेसन है तो बेसन को भी आप भून के जो है, लेकिन जो एक्चुअल रेसिपी है वो गंदम का जो आटा हमारा रोटी वाला आटा होता है, व्हीट फ्लावर जो होता है, वो उसके बगैर जो है उसका टेस्ट प्रोफाइल जो है वो निहारी का बनता नहीं है। तो क्योंकि वो जो थिकनेस और एक वो जो निहारी की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए होती है वो सबसे अच्छी जो है आटे के साथ ही बन सकती है। लेकिन अगर इन द केस आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है तो आप उसके अंदर जो है मैदा भी ऐड कर सकते हैं या बेसन भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा अनम, ये बात कितनी दुरुस्त है कि निहारी जितनी जल्दी बना के रखी जाए जी, वो शाम तक या रात तक या नेक्स्ट डे उसका टेस्ट बहुत जबरदस्त आता है। बहुत जबरदस्त। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है एक निहारी, हलीम और बिरयानी। अच्छा, हलीम भी जितनी जितनी पुरानी होती जाती है इनका जो है टेस्ट प्रोफाइल बड़ा अच्छा हो जाता है। हलीम बड़ी जल्दी खराब होने के चांसेस वैसे होते हैं। हाँ, लेकिन उसका अगर आपने उसको सही टेम्परेचर पे उसको अगर मेंटेन किया हुआ है तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं खराब होती। वेरी नाइस। फाइनल रेसिपी हम शेयर जी बिल्कुल। सिंपल 1 kg चिकन था, उसको मैंने ऑयल में फ्राई कर लिया, प्याज डाला, उसको फ्राई कर लिया, उसमें चिकन डालकर अच्छी तरीके से जब वो फ्राई हो गया, फ्राई करने के बाद मैंने उसके अंदर जो है तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब नमक, और साथ में मैंने इसके अंदर ऐड ऑन किया था नमक के साथ लाल मिर्च पाउडर गया है, इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी ऐड की है, और साथ में मैंने जो है इसके अंदर डाला था सूखा धनिया पाउडर। सूखा धनिया पाउडर डालने के बाद हमने क्या करना है कि इसको अच्छी तरीके से पकने के लिए छोड़ देना है। जब ये अच्छी तरीके से भून जाए उसके बाद आपने इसके अंदर जो है दही ऐड करनी, दही 2 कप डालकर आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है, तकरीबन 4 से 5 ग्लास पानी के डालकर। जब निहारी बिल्कुल रेडी हो जाए, लास्ट में 1 कप जो है आपने आटा भून कर वो डालना है, और उसकी इतनी कंसिस्टेंसी रखनी है जितनी आपको रिक्वायर होती है। आप कुछ लोग होता है ज़रा थोड़ी गाढ़ी निहारी खाते हैं, कुछ लोग थोड़ी पतली, लेकिन जो ओरिजिनल निहारी की कंसिस्टेंसी होती है वो थोड़ी पतली होती है। अच्छा, अगर हम सुबह इसको रखते हैं बनाकर रात के लिए तो तब भी ये गाढ़ी होगी या नॉर्मल रहेगी? बिल्कुल। अच्छा, जब आप इसको फ्रिज में रखते हैं तो कंपैरेटिवली क्योंकि आटा है वो थोड़ा सा स्टिफ हो जाती है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा पानी डाल के जो है उसको दोबारा से रीहीट कर सकते हैं, वो नॉर्मल अपनी पोजीशन। ओके, थैंक यू सो मच अनम, आपने रेसिपी निहारी की शेयर की, जरूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा आज घर में और अपने शौहर को प्यार से खिलाइएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। बहुत सारा ख्याल रखिए जी, अल्लाह हाफिज। Pakistan, Pakistan, Pakistan.